राम को तो एंटी हीरो बना दिया। राम का तो आप ये समझिए कि 80s में 90s में ये हो रहा था, आपने शायद फिल्में भी ना देखी हो, कि राम नाम जपना पराया माल अपना, मुंह में नाम राम बगल में छुरी, इस तरीके की इतनी चीजें प्रचलित की गई जैसे कि राम का नाम पूरा ही बदनाम कर दिया। एक पूरा एक पैटर्न था 70s और 80s में कि रहीम चाचा सेवियर हैं। ये इस तरीके की चीजें 70s 80s में परोसी गई हैं। हिंदू पंडित का एक ही काम है लोगों को बेवकूफ बना के डरा कर उनसे पैसा ऐंठना। बनिया का एक ही काम है सिर्फ पैसा चूसना। अगर बनिया के पास पैसा है तो तुम्हारा खून चूस के पैसा है उसके पास, ये बताया गया। ठाकुर का एक ही काम है जहां लड़की मिलती है उसको रेप कर देता है और मार के फेंक देता है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? 70s और 80s की फिल्म में सारा नैरेटिव ये नहीं है। तुम लोग छोटे हो, तुमको नहीं पता होगा, अपने पिताजियों से भी जाकर पूछ लेना। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे सिनेमा पर, और मेरा यहाँ पर एक बहुत क्लियर कट एजेंडा है। आप लोग रिफ्यूट कर सकते हैं मुझको, बाद में क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। एजेंडा ये है कि मुझे आई वांट टू वीव यू ऑफ फ्रॉम दिस लाइक फ्रॉम सिनेमा, फ्रॉम बॉलीवुड। जो भौकाल आपके मन में उसके प्रति होगा, और होगा, आपको पता भी नहीं है पर होगा, मैं चाहती हूँ कि आज मैं उसको खत्म कर दूँ। एटलीस्ट खत्म की स्टार्टिंग हो जाए, द स्टार्ट ऑफ एन एंड। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू. And obviously I am speaking from a point where I have worked on it for 3 years now. आप में से एक, अगेन बाय शो ऑफ हैंड्स, मुझे बताइए कि कितने लोगों को लगता है कि एक एंटी बॉलीवुड सेंटिमेंट अभी है सोसाइटी में, बॉलीवुड को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कितने लोगों को लगता है? ओके, बाकियों को आई अज्यूम कि ये लगता है कि नहीं, अभी भी बॉलीवुड बहुत पॉपुलर है। एम आई राइट? कितने लोगों को लगता है अभी भी सिनेमा बहुत पॉपुलर है? ओके, एक्चुअली आप कम लोग हाथ उठा रहे हैं। सच्चाई ये है कि बॉलीवुड अभी भी बहुत पॉपुलर है। एक एंटी बॉलीवुड वेव आई है लेकिन अभी भी है। याद कीजिए, अभी दिवाली आया था, आसपास आपके कौन से गाने बज रहे थे आपकी सोसाइटी में, आपके घरों के पास में? क्या ज्यादातर वो गाने नहीं थे? अभी 15 अगस्त आया था, क्या एक भी गाना आपने ऐसा सुना जो बॉलीवुड में से नहीं लिया गया था? इसका मतलब ये है कि जितना आप समझ रहे हैं उसका प्रभाव कहीं अधिक है। आपने लास्ट कोई शादी अटेंड की थी, डीजे भी बजा होगा, क्या वहां पे बॉलीवुड और इन सब गानों के अलावा कोई गाना था? पंजाबी हरियाणवी को उसी में मिला लीजिए, ये सब उसकी ब्रांचेज हैं, कुछ अलग नहीं है, वही बजा। कुछ और कल्चर के नाम पर आपने सुना? नहीं सुना। हाँ हाँ, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। राजस्थान जैसी जगहों में आज भी लोग बुला लेते हैं फोक आर्टिस्ट को, लेकिन लार्जली वी ऑल अग्री दैट द इम्पैक्ट ऑफ cinema, Bollywood, even if we do not realize it, is huge. It's like it's seeped so much into our lives. It's entered so much into our lives, right? जो अभी थोड़ी एंटी बॉलीवुड सेंटिमेंट है, वो आग हम नहीं लगाई है। आई एम वेरी प्राउड टू से इट। वो आग नहीं थी, वो एक तरीके से यज्ञ था। और जैसे यज्ञ में आप आहुति देते रहते हैं और वो बढ़ता चला जाता है, वही हमने किया है। देयर इज अ ट्विटर हैंडल कॉल्ड जेम्स ऑफ बॉलीवुड। आप लोग आई अज्यूम कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं होंगे, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती। वैसे भी ट्विटर पे ज़्यादातर प्रोफेशनल्स के बाद आकर लोग ज्वाइन करते हैं, ना कंप्लीटली रिस्पेक्टेड। वहाँ हमने स्टार्ट किया, हमारे काफ़ी फॉलोअर्स हैं, लेकिन इम्पैक्ट देखने के लिए उसका रियल इम्पैक्ट हुआ है ग्राउंड पर। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें एक्चुअली शेयर करना चाहूँगी इस इंडस्ट्री के बारे में, फिर आप अपनी ओपिनियन उसके बारे में बनाइएगा, फिर मुझसे प्रश्न पूछिएगा। इस इंडस्ट्री की शुरुआत ऑब्वियसली तब हुई जब वीडियो कैमरा बना, या फिर कोई फोटोग्राफरी का कैमरा बना, जो कि यहाँ नहीं बना, वेस्ट में बना। बहुत लोगों ने वहाँ खरीदा भी कैमरा और कुछ कोशिश करी कि वीडियो में आया जाए। वहाँ तक कोई बुराई नहीं है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है, हर कोई जो इनोवेटिव माइंड का होगा वो चाहेगा कि उसको यूज करके कुछ बनाए। दादा साहब फाल्के महाराष्ट्र में एक वैदिक स्कॉलर फैमिली से आते थे। ही वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ वीडियो टेक्नोलॉजी, वीडियो फिल्मिंग इन इंडिया। तो वो थोड़े रईस भी रहे होंगे। उन्होंने महंगा एक कैमरा बाहर से लिया, क्योंकि पहले जो यहाँ पर सिनेमा आया वो कुछ इस तरह था कि वेस्ट में तो दिखाना शुरू हो गए थे, पर क्योंकि यहाँ पर तब ब्रिटिश का राज था, तो उन्होंने यहाँ पर ऐसा जैसे सर्कस लगता है ना, या मेला लगता है कि एक टेंट होता है, चेयर्स आती हैं, पहले ऐसे ही स्क्रीनिंग होती थी फिल्मों की। तो मतलब एक टेंट वगैरह लगाया जाता था और ज़्यादातर उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे या वो लोग जो अमीर होते थे।
उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग्स होती थी बाहर की फिल्मों की। तो ऐसे एक फिल्म दिखाई गई थी द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। दादा साहब फाल्के ने उनको लगा कि मैं भी ये करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर वीडियो भी बनाना चाहता हूँ और मैं अपनी कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ, हमारी कल्चर की कहानियाँ। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र नाम की एक फिल्म बनाई थी। उसके बाद वो इतने अधिक एक तरीके से इतने एंटरप्रेन्योरल और इतने स्पिरिटेड थे, इतने एंटरप्राइजिंग थे कि उन्होंने 10 साल में 100 फिल्में बना डाली। मतलब मैसिव मैसिव वर्क। एक फिल्म थी लंका दहन, वो उन्होंने ऐसी बनाई कि उसके एक एक दिन में 7-7 शोज होने लग गए। और पहले कोई ऐसे हॉल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग एक्चुअली जैसे मैंने कहा चेयर टेबल पूरा टेंट वेंट लगा कर दिखाते थे, वो भी रात को नहीं, सॉरी, मतलब बहुत अंधेरा करके। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि तब उन्होंने एक वीडियो का एक कल्चर लाया। लेकिन पार्टीशन के बाद जो यहाँ पर फिल्मों का कल्चर आया वो बहुत ही घटिया किस्म का कल्चर हो गया। लाहौर के ब्रोदल्स में, कोठों में एक कल्चर निकला, तवायफों का कल्चर, नाच गाने का, बहुत ही गंदा किस्म का एंटरटेनमेंट का कल्चर। उसको आज भी हीरा मंडी जैसी फिल्मों से ऐसे दिखाया जाता है जैसे पता नहीं कौन सा हाई आर्ट एंड कल्चर था। लेकिन उसकी सच्चाई आपको तभी पता चल जाएगी जब आप पहली यूट्यूब वीडियो देखोगे हीरा मंडी की। इट्स नथिंग बट अ प्रोस्टिट्यूशन हब, इट्स नथिंग बट अ ब्रोदल, राइट? तब भी ऐसा ही था। ये तो इतना ज़्यादा ऐसी फिल्में दिखा दिखा कर आपको झूठ बताने का काम करते हैं, पहले से ही गंदा था। अगर आप उसकी डिटेल पढ़ें इवन 100 साल पहले, तो वहाँ पर पान की पीकों से द्वारा वहाँ नालियाँ सड़ती रहती थी। किस टाइप के लोग आएंगे ना, जो औरतों को नाचने अगर देखने आ रहे हैं, कैसे लोग आते होंगे? वहाँ यही चलता था। वहाँ से जो कल्चर निकला वो फिल्मों में आया। लाहौर इंडस्ट्री में भी बहुत था। पार्टीशन के बाद बहुत सारे लोग इंडिया माइग्रेट कर गए, क्योंकि लाहौर में पता था एक इस्लामिक देश बनने वाला है, वहाँ फिल्मों का कोई फ्यूचर है नहीं। तो सारे मुंबई की तरफ आए बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे जो इनिशियल कल्चर फिल्मों का बना वो वही सारा तबका था जो ब्रोदल से निकल कर आ रहा था। आप समझ रहे हैं? अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आज जो एक्टर्स आप सुनते हो उनके आप 3 पीढ़ी पीछे जाओगे तो आपको वही पता चलेगा। मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं, आप गूगल करिए, उनके आपको पता चल जाएगा कि उनकी 3 पीढ़ियां पहले वहीं से ही निकले हुए हैं, हीरा मंडी जैसी जगहों से। आज तो सारे बहुत स्टार बनकर बैठे रहते हैं, इस देश के एलिट बन के बैठे रहते हैं। उनकी शुरुआत उसी तरीके से हुई थी। आप मुझे खुद बताइए, आपके दादाजी की उम्र के लोग अभी होंगे ना आपकी फैमिलीज में, वो लोग कितना इज्जत देते हैं फिल्म वालों को। एक टाइम था आज से 50-60 साल पहले भी, तब इस इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट नहीं थी जैसे आज हम इनको हर ओकेजन पे इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, तब नहीं था। आप अपने पूछिए, वहां पर अगर कोई फिल्में देखने जाता था उनकी शादी तक नहीं होती थी, उनको लड़की देना पसंद नहीं करता था। ये हुआ क्या कि इतने सालों में ऐसा हो गया कि हमारे देश में जो मतलब मीडियम 60 साल पहले था ही नहीं, 60-70 साल पहले जिन लोगों को एक्चुअली थोड़ा नीच निगाह से देखा जाता था, नाचने गाने वालों की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी और उस तरह होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक्चुअली वो तवाइफ वाला कल्चर था। तो ऐसा क्या हो गया कि आपने 50-60 साल में वो अब देश के बाप बनकर बैठ गए हैं। आपका अवार्ड्स हो, पद्मश्री तो सबसे ज्यादा एक्टर्स को मिल जाते हैं। आपके यहाँ कोई बड़ा कोई प्रोडक्ट हो तो लॉन्च करने वाले एक्टर्स करते हैं। आपके यहाँ सबसे एलीट की बात करें तो उनके नाम आते हैं। आपके यहाँ सबसे सुंदर सुंदर इस तरीके की बात करें तो उनके नाम आते हैं। ये सारा एक ऐसा हुआ है कि ये एक, मैं इसे प्रोपोगेंडा बोलूं या फिर एक एजेंडा बोलूं, उसके तहत ही हुआ है। दरअसल इस देश में कचरे को बहुत इतना प्रमोट किया गया है कि आपको कचरा ये बताया गया है कि ये हीरा है। और ये अकेली इस इंडस्ट्री के साथ नहीं हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि अब अभी बड़े यंग लोग हैं और आपको लग रहा होगा कि मैं मतलब एक एजेंडा के साथ बोल रही हूँ। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये सब चीज़ों के साथ हुआ है। जो पहले बाजरा खाया जाता था, मैं खाने पर बता रही हूँ, जो पहले ज्वार खाया जाता था, जो पहले कोकोनट ऑयल लोग यूज़ करते थे, सरसों का ऑयल यूज़ करते थे, उसको इतना डिमोनाइज किया गया था 90s में कि सब लोग एनिमल फैट वाला घी लेने आ गए और रिफाइंड ऑयल आ गया, गंदे वाला तेल आ गया, आपका सब कुछ हटके मैदा आ गया। तो यानी अकेली एक इंडस्ट्री के साथ नहीं हुआ है। अब आप समझेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में आपको कचरे को हीरे की तरह परोसा गया है। वो तो अब लोग रियलाइज कर रहे हैं जब उनकी बीमारियां लग गई हैं, जब इस देश में मोटापा इतना बढ़ गया है, जब डायबिटीज़ का ये जो हमारा देश है ये डायबिटीज़ में नंबर 1 हो गया है और कितनी कितनी बीमारियां यहाँ पर लगी हुई हैं। तो यानी ओवरऑल आप ये तो मानेंगे ना सब कि हम सब मूर्ख बने हैं,
हमारे पिताजी के जनरेशन के भी लोग मूर्ख बने हैं, दादा के जनरेशन में शायद कम बने हो, क्योंकि तब इतना कचरा नहीं था। पूछिए 90s में कैसे घरों में खाने चेंज हो गए थे, लोग जो पहनते थे वो चेंज हो गया, कॉटन की जगह पॉलिस्टर आ गया, और कैसे इस इंडस्ट्री का भी राइज हुआ। और ये इंडस्ट्री बहुत क्रूशियल है वो सारा गंद आपको परोसने के लिए। चिप्स कौन कौन करता है प्रमोट? यही लोग करते हैं। इनके इंटरव्यू सुनोगे तो कहेंगे हम नहीं खाते। मैंने आलिया भट्ट का हमने खुद एक इंटरव्यू डाला था, वो कह रही है कि कॉफी में चीनी है, नहीं नहीं आई डोंट टेक शुगर, शुगर इज बैड फॉर हेल्थ, बट द सेम वुमन इज प्रमोटिंग पर्क, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। इतना साफ देखकर भी हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? बताती हूँ मैं क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे सबके सरों पर इनको आइकन्स की तरीके से आके बिठा दिया गया है, लाइक दे आर योर आइकन्स, दे आर योर सॉफ्ट पावर, बट इट इज अप टू अस, वी कैन रिजेक्ट दिस सॉफ्ट पावर only by our resolve and only by our intelligence कि this is not right। अगर कोई खुद अपनी लाइफ में शुगर नहीं खा रहा है और आपको बेचे जा रहा है तो आप मूर्ख ही होंगे ना अगर उसको खरीदेंगे तो। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा आपके ये बताऊंगी कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि वाकई में इंडस्ट्री कर क्या रही है। पार्टीशन हुआ, सबको पता है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटीज में क्या हुआ पार्टीशन के दौरान। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से ही लोग आए और उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जैसे छलिया और आवारा। छलिया की स्टोरी ये थी कि एक हिंदू लड़की जो पाकिस्तान में रह जाती है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ इंडिया नहीं आ पाती, उसको एक पठान फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और बिल्कुल हिंदू की तरह ही रेज करती है, बहुत प्यार से। और जब वो वापस इंडिया आने का उसको चांस मिलता है तो यहाँ की फैमिली उसको रिजेक्ट कर देती है। अब ये बताइए कि ये परोसा जा रहा है, हमको ये नहीं बताया जा रहा कि पार्टीशन के दौरान क्या हुआ था। हमको ये बताया जा रहा है कि दरअसल पार्टीशन में हिंदू लोग पागल हो गए थे, उन्होंने एक तरफा मारना शुरू कर दिया और वहां के लोग तो फिर भी तुम्हारी बेटियां बचा रहे थे। क्या ऐसा हुआ था? इतना हिस्ट्री तो आप लोगों ने भी सुन लिया था कि ऐसा नहीं हुआ था। एक फिल्म आई थी आवारा, यही 50s में, लेट में, ख्वाजा अहमद अब्बास ने बनाई थी और उसने ये दिखाया कि एक जज अपनी वाइफ को छोड़ देता है और जब वो वाइफ को छोड़ दे रहा है तो पीछे फोटो दिखाई जा रही है राम जी की और सीता जी की, और पूरा फिल्म इस बात पर है कि जैसे राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया उसी तरीके से यहाँ पर हिंदू आदमी अपनी वाइफ को छोड़ता है। एक बात बताइए, सबसे ज्यादा वाइफ अबैंडनमेंट के केसेस क्या ट्रिपल तलाक के थ्रू नहीं होते हैं? क्या राम जी की इंस्पिरेशन से होते हैं? कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि राम जी ने भी छोड़ा था तो मैं भी तुझको छोड़ रहा हूं। राम जी की पूरी कहानी एक अलग है, उसे अलग संदर्भ है उसका, वो जमाना और था, वहां की प्रतिज्ञाएं और थी। उनके लिए लड़कर वो पूरी लंका से लड़ गए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आदमी को छोड़ना हमारा कल्चर है, राम जी का कल्चर है, ये परोसा जा रहा है हमको। और सुनिए, राम को तो एंटी हीरो बना दिया। राम का तो आप ये समझिए कि 80s में 90s में ये हो रहा था, आपने शायद फिल्में भी ना देखी हो, कि राम नाम जपना पराया माल अपना, और बगल में राम को मुंह में नाम राम बगल में छुरी, इस तरीके की इतनी चीजें प्रचलित की गई जैसे कि राम का नाम पूरा ही बदनाम कर दिया। पहले तो ये दिखा दिया कि जी वाइफ वीक कैरेक्टर है, वाइफ को भी छोड़ दिया, और फिर ये कि मतलब एक बहुत ही नेगेटिव सेंस में आपको परोसा, पूरे पूरे गाने बने हुए हैं इसके ऊपर। एक पूरा एक पैटर्न था 70s और 80s में कि रहीम चाचा सेवियर हैं। एक तो ऐसी फिल्म थी जिसमें एक बच्चा गलती से गिर जाता है, ठीक है, पहाड़ के नीचे, पहाड़ जैसी चट्टान से, तो एक आदमी सड़क पे नमाज कर रहा होता है तो उसके हाथों में गिर जाता है, फिर वो उठकर कहता है अच्छा हुआ मैं नमाज कर रहा था, नहीं तो बच्चा मर जाता। मतलब ये आपको बताया जा रहा है कि सड़क पे नमाज दरअसल बहुत अच्छी है, अगर करने दोगे तो बहुत बच्चे बच जाएंगे। ये इस तरीके की चीजें 70s 80s में परोसी गई हैं। ये सारे क्लिप्स हमारे जेम्स ऑफ बॉलीवुड पे मौजूद हैं। हिंदू पंडित का एक ही काम है, लोगों को बेवकूफ बना के डराकर उनसे पैसा ऐंठना। बनिया का एक ही काम है, सिर्फ पैसा चूसना। अगर बनिया के पास पैसा है तो तुम्हारा खून चूस के पैसा है उसके पास, ये बताया गया। ठाकुर का एक ही काम है, जहां लड़की मिलती है उसको रेप कर देता है और मार के फेंक देता है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? 70s और 80s की फिल्म में सारा नैरेटिव ये नहीं है। तुम लोग छोटे हो, तुमको नहीं पता होगा, अपने पिताजियों से भी जाकर पूछ लेना, ये सारा यही कल्चर था। एक फिल्म आई थी गंगा की सौगंध, जिसने बनाई थी वो बनाकर कुछ सालों बाद पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। सुनिए, उसका नाम कुछ मिर्जा करके था। उसकी फिल्म का थीम ही ये है कि 4 कैरेक्टर्स हैं, पंडित, ठाकुर, बनिया, और उनके नाम भी यही है। पंडित का नाम पंडित, ठाकुर का नाम ठाकुर, बनिया का नाम लाला।
हाँ, और एक शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी है, उसका नाम है कल्लू, वो प्राण है, और हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन। तो पूरी फिल्म का थ्योरी ये है कि कल्लू को तीनों ने बहुत परेशान किया, लेकिन रहीम चाचा ने उसको बिल्कुल इंसान समझा, बस रहीम चाचा ने। और बाद में अमिताभ बच्चन ने सबका बदला लिया। और अमिताभ बच्चन कोई रिलीजन को मानता ही नहीं है, बल्कि अपनी शाखा, वो शिखा होती है ना, वो जला ली उसने। अगर आप जेम्स ऑफ बॉलीवुड के पेज पे जाएं तो जो उसकी डीपी है, उसका रहस्य ये है कि वही सीन हमने लगाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उस सीन में सीरियस है और हमने उसको स्माइल बना दिया डिजिटली। ये दिखाया गया। एक फिल्म नहीं है, सारी फिल्में ऐसे ही हैं। अगर कोई बच्चा कहीं खो जाता है तो चर्च का नेटवर्क ही उसको बचा सकता है। सबसे दयालु अगर कोई ग्रुप दुनिया में है तो वो चर्च से रिलेटेड ग्रुप है। क्या आपको याद नहीं है? जब भी मेट देखी है, जब उस लड़की को, गीत नाम है ना उसका, उसको कोई नहीं मिलता तो वो एक नन जैसी जगहों पे जाती है। ये कभी नहीं दिखाया कि वहां सबसे ज्यादा बच्चा चोरी के सबसे ज्यादा स्कैंडल पाए जाते हैं, ऑर्गन चोरी के सबसे ज्यादा स्कैंडल पाए जाते हैं, पीडोफिलिया के नाम पर सबसे ज्यादा दुनिया में बदनाम है ये नेटवर्क। वो कब एक मिनट भी नहीं दिखाया। लेकिन सबसे ज्यादा काइंडनेस किसी के हार्ट में भरी हुई है तो मदर टेरेसा और उनका सारा नेटवर्क। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पे लड़कियां बैठी हैं। आपको शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन लड़कियों को मोलेस्टेशन और रेप पसंद है, ये नैरेटिव बॉलीवुड ने आपको परोसा है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। कितने लोग हैं जिन्होंने गाना सुना है चने के खेत में? सब नहीं सुना है, क्यों बेकार बात कर रहे हो? माधुरी दीक्षित का गाना नहीं सुना? उंगली टूट पता नहीं क्या है चने के खेत में। उस गाने पे म्यूजिक हटा दो, उसका नाच हटा दो, वीडियो जो है ना उसको ब्लैंक कर दो, तो लिरिक्स सुनो। लिरिक्स ये कहते हैं कि चने के खेत में मेरे साथ रेप हुआ, और वो बहुत खुश होकर बता रही है। ध्यान दो, इन लिरिक्स को बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी के, सिर्फ जाकर गूगल करो लिरिक्स को और देखो कि लिरिक्स क्या कह रहे हैं। लिरिक्स एक लड़की को ये कहते हुए बता रहे हैं कि मेरे साथ खेत में ये हुआ, किसी ने उंगली पकड़ी और फिर किसी ने, मतलब बेसिकली रेप हुआ, और मैं कितनी खुश हूँ, मेरी जवानी लूट ली। यही तो है ना कि जवानियों के लुटेरे और ये और वो खुश होकर नाच नाच के सबको बता रही है पार्टी में। क्या आपको कभी रियलाइज हुआ ये गाना एक रेप सेलिब्रेशन सॉन्ग है, माधुरी दीक्षित का सॉन्ग है, और वो महिला जिसने उस वक्त रेप सेलिब्रेशन सॉन्ग बनाया, वो आज उसको जो जज बना रखा है टैलेंट शो पर, वो आज यहाँ की इतनी बड़ी आइकॉन बन चुकी है, वापस भी आकर, मतलब गई और फिर वापस आकर भी इतनी बड़ी आइकॉन बन रही है कि सब चीजें एंडोर्स कर रही है। आज भी माधुरी दीक्षित क्या बकवास। माधुरी दीक्षित जेल में होना चाहिए इन लोगों को, इन्होंने रेप सेलिब्रेशन को ग्लोरीफाई किया है। एक गाना आया था भरतपुर लुट गया, ये गाना थोड़ा कम पॉपुलर है उससे। वो गाने के लिरिक्स सोनाली बेंद्रे का था, उस वक्त का सुपरहिट सॉन्ग था, शायद राजू बन गया जेंटलमैन का। उस गाने के लिरिक्स क्या हैं? उस गाने के लिरिक्स ये हैं कि बेसिकली भरतपुर लुट गया, शी इज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ, लाइक शी वाज रेप्ड। You go home and please read the lyrics, you will realize it's nothing but a rape celebration song। ये गाने बनाए गए हैं, इस गानों के जिन्होंने लिखे हैं, जिन्होंने फिल्माए हैं, जिन्होंने डायरेक्ट बनाए हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो आज भी जो के त्यों हैं। उनके ऊपर केस तो होने की दूर की बात है, वो सेलिब्रिटी बने हुए हैं आज भी, क्योंकि हम मूर्ख हैं। हमको अगर कुछ भी गाना बजाना परोस के दे दो, हम सब खुश हो जाते हैं। हनी सिंह के इतने गंदे गंदे गाने हैं, लेकिन क्योंकि उसमें म्यूजिक डाल दिया तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम भूल जाते हैं ये कह क्या रहा है। समझते हो इस बात को? अभी ना अगर किसी चीज को एनालाइज करना है तो उस पे म्यूजिक और ये डांस हटा के देखो, आपको रियलाइज हो जाएगा कि लिरिक्स कह क्या रहे हैं आपको। एक गाना है शादियों में बहुत चलता है, पंजाबी गाना है, उसके बोल ही ये हैं, आई थिंक बब्बू मान का गाना है, और वो हर शादी में सुन लोगे आप, हर शादी में। उस गाने के लिरिक्स पता है क्या है अगर आप म्यूजिक हटा दो तो? कि दुल्हन को कोई आदमी, दूसरा आदमी लेकर चला गया, दूल्हा देखता रह गया। शादी के दिन ये गाना बज रहा है कि कोई आदमी आया और दुल्हन को उठाकर ले गया और दूल्हा देखता रह गया। ये उसके लिरिक्स हैं। कुछ तो है ना, वो छतरी उड़ गई मित्रा दी, कुछ तो ऐसा ही है, ठीक है। ये है, ये सच्चाई है, क्योंकि हमने दिमाग बंद कर रखा है हमने। एक और चीज, एक थ्रू आउट 70s, 80s, 90s और 2000s में एक पैटर्न रहा है फिल्मों का। हीरो कितना ही गंदा हो, मवाली हो, आवारा हो, काम ना करता हो, खाली घूमता रहता हो, लड़कियां भी छेड़ता हो, लेकिन अगर वो हीरोइन को बाद में कह देगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो वो हीरो है। याद है? देखिए ऐसी फिल्में।
जितने भी ये बोलते हैं ना, तू अक्षय कुमार टाइप की फिल्में, उससे भी जो पहले आती थी, सबका यही थीम था। अगर ऐसा लड़का तुम्हारा अपना भाई होता तो तुम कहती कि क्या मतलब मेरा नकारा भाई है। लेकिन ऐसा दिखाया गया कि एंड में अगर वो ये कह दे कि नहीं मैं तुमसे शादी करूंगा तो सब ठीक। शादी करके क्या क्या तुम बदल जाते, तुम्हारे संस्कार बदल जाते हैं। लेकिन ये क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि सिर्फ रोमांस तुम्हारे दिमाग में भरना है कि जिंदगी का एक ही उद्देश्य है। इतना एक घटिया गाना आया था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, उसके को तो बोल ही इतने इतने मजेदार हैं कि किसी का सपना है कुछ ये बनने का, मेरा मेरा मुझे कुछ नहीं बनना, ऐसे ही शुरू होता है ना। मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, मुझे चाहिए खूबसूरत चेहरा। क्या बकवास है। मतलब कैसे लोग हैं ये कि तुम्हें पढ़ाया लिखाया तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हें जीवन दिया है, तुम्हारा तुम्हारा जीवन का कोई पर्पस भी होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा पर्पस है एक अच्छी सी लड़की बस मैं ढूंढ लूँ, रोमांस। इज दैट ऑल? इज दिस व्हाट द लाइफ इज फॉर? तुम्हें बॉलीवुड ने हम सबको ये बता दिया कि जीवन का एक मकसद है जस्ट टू फाइंड रोमांस। इज रोमांस दैट नेसेसरी? एक मास्लोज लॉ ऑफ हायरार्की है, एक बहुत बड़ी बुक है, आप पढ़ोगे आगे जाकर, अच्छा लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। लिखो मास्लोज लॉज ऑफ हायरार्की। इस और अकेले ये नहीं है, दुनिया की जितनी बड़ी रिसर्चेस हैं उसके ऊपर की इंसान की, एक मनुष्य की बेसिक नीड क्या है, सबसे बड़ी नीड क्या है, उसमें सेक्स सबसे नीचे है। डू यू नो दैट सेक्स इज एट द लोएस्ट मोस्ट बॉटम ऑफ नीड्स। सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को समझना, अपनी पोटेंशियल्स को समझना, अपनी पोटेंशियल्स को स्ट्रेच करना। रोमांस, लव, ये बहुत छोटे तबके की चीजें हैं। और इसीलिए जब आप जाते हो बहुत पुराने अपने इतिहास में जाते हो, कहानियों में जाते हो, तो आप ये देखते हो कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया। रोमांस तो छोटा सा पार्ट था। जो लोग इतना इतना काम करके अपने जीवन में गए हैं कि किसी ने 70 बुक्स लिखी है ना लोगों ने, जिन्होंने अपने जीवन में पता नहीं कितने आविष्कार कर दिए। अगर आप साइंटिस्ट का पढ़ो तो एक आविष्कार नहीं है, पता नहीं एडिसन के कितना सारा काम किया हुआ है। यहाँ पर रामानुजन का काम कितना किया हुआ है। यहाँ के ऋषियों को देखो, पूरी पूरी बैठ के पता नहीं आयुर्वेद का कितना सारा रिसर्च कर डाला। जिन्होंने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए थे उन्होंने कितना काम करा। आपको लगता है अगर वो लव और रोमांस और सेक्स में रहते तो वो इतना काम कर पाते? क्योंकि जैसा मैंने कहा, इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार भी self actualizations and other things are rated much higher in terms of basic human need. So these industries like Bollywood, और बॉलीवुड की ही ब्रांचेस हैं, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, इसको ना अलग मत करो, इसको ये मत समझो कि वो एक अलग है ये अलग हैं, वो इसके ब्रांचेस हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन वहीं से मिल रहा है, आइकॉन्स वही हैं। एक भोजपुरी एक्टर का भी सबसे बड़ा सपना तो बॉलीवुड जाना ही है ना। क्यों? आज भी सबसे बड़ा जो भोजपुरी का भी होगा उसका वो रवि किशन ही माना जाता है ना, क्योंकि इवेंचुअली ही मेड इट टू बॉलीवुड। इसका मतलब क्या है? बाकी सब तो ब्रांचेस है ना, लोकल ब्रांचेस, राइट? इसीलिए दे हैव फिल्ड योर माइंड। बेसिकली व्हाट दे हैव डन दीज इंडस्ट्रीज इज, जो आपका सबसे बेस मतलब नीचा, जो आपका सबसे बेस इमोशन होता है, उसके ऊपर वो बार बार आपको टिटिलेट करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड टिटिलेशन? टिटिलेशन के बारे में पढ़िए। दरअसल प्लेजर, आनंद कुछ और होता है जब आप उसको सेंस करते हो। टिटिलेशन इज समथिंग लाइक दिस, व्हेन पीपल वॉच पॉर्न, इट्स टिटिलेशन, इट्स कॉजिंग सम सॉर्ट ऑफ अ प्लेजर, बट इट्स ऑल्सो डैमेजिंग ऑल्सो यू, राइट? अगर कोई भी लड़का लड़की कुछ भी 2 घंटे पॉर्न देकर आ जाए तो वो नॉर्मल नहीं रहता, वो सबके लिए खतरा बन जाता है, उसका अपना दिमाग खराब हो जाता है। क्या आपको लगता है ये सब करने के बाद कोई बहुत अच्छा काम कर सकता है? लेकिन अगर कोई जी तोड़ मेहनत करके आ रहा है किसी भी चीज में, अपने आप को स्ट्रेच करके आ रहा है, वो इंसान आपको खतरा नहीं लगता कभी? तो इस तरीके से आप देखिए कि ये सारी इंडस्ट्री ने आपके सबसे बेस इमोशन को आपको टिटिलेट करके दिमाग खराब किया हुआ है। और एक और चीज, हमारी जिंदगी में एंटरटेनमेंट कितना भर गया है। अब तो कोई त्योहार आता है ना तो मेरे को लगता है कि हफ्ते भर के लिए फिर देश बंद हो गया। सुनिए, सबसे पहले तो प्री त्योहारों वेडिंग, सॉरी मैं त्योहार मतलब नहीं था, मेरा वेडिंग मतलब था। सबसे पहले तो प्री वेडिंग फंक्शन चले जा रहे हैं, उसमें कितना समय लगता है, डिस्कशंस होती हैं, कपड़े खरीदे जाते हैं, प्लानिंग होती है, फिर इवेंट होता है, इवेंट के बाद चैन नहीं आता, इवेंट को भी डिस्कस करना होता है, उसकी फोटोएं भी डालनी पड़ती हैं। देख रहे हो कितना समय बर्बाद गया? क्या किया उसमें? कुछ निकला? उसके बाद क्या होता है, फिर प्री इवेंट्स के बाद फिर मेन इवेंट आता है, उसमें और जी शादियां वो पहनना है, पूरा दिन जाता है। उसके बाद डिस्कशन बहुत जरूरी है,
इवेंट के बाद डिस्कशन जरूर होना चाहिए, वो भी होता है। उसके बाद मतलब एंड ही नहीं होता। एक पहले शादी, एक विवाह का जो रिचुअल है वो सुबह के वक्त, डॉन के वक्त यज्ञ का रिचुअल है, राइट। आज के उसमें जमाने में जब हवन, जब फेरे हो रहे होते हैं, जो यज्ञ हो रहा होता है, दरअसल फेरे नहीं यज्ञ, उसको एक्चुअली यज्ञ नहीं कहते, इसको यज्ञ कहा जाता है। मेरी भी प्रोनाउंसिएशन बहुत प्योर नहीं है, लेकिन आप में से हो सकता है कुछ लोग और अच्छी तरीके से जानते भी हों। वो मेन रिचुअल है, वहां तक तो आके सब सो जाते हैं या फिर चाय पी कर अपने आप को जगा हुआ रखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले 3-4 दिन बॉलीवुड पे नाचते रहते हैं, उसके बाद बॉलीवुड पे नाचते रहते हैं, फिर डिस्कशंस करते हैं। यही होता है ना। मैं तो शादियों में जाना बंद कर रखा है, मतलब कह रखा है कि नहीं, दूर दूर से मेरा सबको आशीर्वाद है, पर मुझे इस कचरे में नहीं, क्योंकि एक हफ्ता गया ना आपका, एक हफ्ता नहीं, एक हफ्ते से ज्यादा गया, क्योंकि लोग फिर आपसे फोन करके पूछेंगे भी। इन सब से बचना सीखो, क्योंकि वैसे भी हमारे देश में काम बहुत कम होता है। अगर आप गौर करो तो सारे त्योहारों को हमने एक तरीके से बॉलीवुड फेस्ट बना दिया। होली तो गंदा त्योहार बना दिया। क्यों? कहीं पानी वानी चला देते हैं, फिर यही सारे गाने बजाते हैं। कैसे गाने बजाते हैं? तेरी पहले से तंग थी चोली, उसमें आ गई बैरंग होली, यही गाने हैं ना। और वो क्या है, गिव मी अ डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। ये क्या होली के गाने हैं? ये क्या त्योहार के गाने हैं? ये दुनिया में ऐसे कहीं त्योहार के गाने नहीं होते। ये यहीं पे सारा गंद मचा हुआ है। मतलब त्योहार इन्होंने खराब किया है। त्योहार खराब नहीं है, त्योहार अच्छे हैं, त्योहार इन्होंने खराब किया है। और ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने इन त्योहारों को पूरे का पूरा बॉलीवुड फेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। जिस दिन होली आती है, मेरी अपनी हाउसिंग सोसाइटी में गाने बजने शुरू हो जाते हैं सुबह 8 बजे, और दोपहर को 3-4 बजे तक बस यही बजते रहते हैं। वो रिपीट पे बजते रहते हैं, रिपीट पे बजते रहते हैं। पानी चलता रहता है, सब नाचते रहते हैं। और मैं सोचती हूँ क्या हो रहा है, कौन सा त्योहार है, कौन सा कल्चर है ये। अगर कोई विदेशी भी आ जाए तो उसको दिखाओ कि जी हमारा ये सबसे बड़ा मतलब त्योहारों में से एक है, वो कहेगा क्या कचरा है ये, क्या पागलपना है, कितनी परवर्जन है यहाँ पर, राइट। और लड़कियों को भी पता है कि जब ऐसे गाने, मतलब गलियों में क्या हाल होता है, राइट। हम लोग आज हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, थोड़ा रिलेटिवली सेफ होता है, पर मैं भी उन गलियों में रह चुकी हूँ जहाँ पर आपको कोई छेड़ दे आकर इसके नाम पर, क्योंकि गाना भी वही बज रहा है, डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। नहीं करोगे तो कहेंगे बहन जी हो, मैं इस पर भी आऊंगी। सो ये हम लोगों ने कर दिया है, हमारा किसी का कुछ फायदा नहीं हो रहा है इसमें। आपको पता है जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो दुनिया में हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके जीवन में कितना एंटरटेनमेंट होगा ऐसे वाला, जो 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 आपके दिमाग को ये डैमेजिंग है ना, दिस इज डैमेजिंग। वो लोग बहुत काम करके मुझे लगता है थक के सोते ही होंगे, फिर रिजुविनेट हो जाते होंगे। हो सकता है कुछ समय के लिए कहीं चलाते हों, या कहीं कोई वेकेशन भी होता है तो बड़ा स्ट्रैटेजिक छोटा वेकेशन होता हो। ये जो हमारे यहाँ चालू हो गया है ना इंडिया में कल्चर कि एक, और इसको ऐसे बोला जाता है, ओ वी आर अ कंट्री ऑफ सेलिब्रेशंस, वी आर अ कंट्री ऑफ मेलाज, वी आर अ कंट्री ऑफ कॉन्स्टेंट मैरी मेकिंग। अरे नहीं, कोई मैरी मेकिंग नहीं हो रही है। यू आर अ कंट्री ऑफ कॉन्स्टेंट time waste, brain damaging exercises. This is what is happening. इसमें ना, इस मुगालते में मत रहिए, इस गलतफहमी में, डिल्यूजन में नहीं रहे कि हमारा देश का कल्चर इस वक्त बहुत अच्छा है। अगर अच्छा होता तो बाहर वाले भी आकर कहते बहुत अच्छा है। कहीं कहीं तो अच्छा दिखता है, लेकिन अधिकतर सारा गंदा ही रहता है। अब तो ये भी होने लग गया है कि रील्स बनाते रहते हैं लोग, और जो टूरिस्ट आ रहे होते हैं उनको तंग करते हैं। देखिए आपने वो वीडियोस, इंडिया गेट वगैरह के सामने टूरिस्ट रहते हैं, यहाँ पे कोई सड़क छापरी टाइप के लोग होते हैं, वो उनको छेड़ छेड़ के वीडियो बनाते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि गाना क्या बज रहा है। एक लड़का ने अभी एक वीडियो डाला था, तो उस गाने, अब अंग्रेज को तो नहीं पता ना, उस टूरिस्ट को तो नहीं पता कि गाना क्या हो रहा है। वो गाना ये था कि यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा। और वो यही वाली एक लड़की है, रशियन लड़की, वो चल रही है और वो लड़का उस पर हाथ मारे जा रहा है, और पीछे से रील में आ रहा है यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा। क्या है ये, क्या परवर्जन है ये? सबका दिमाग खराब हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ये एक वायरस की तरीके से है। और अगर इसको उखाड़ना है तो हर लेवल पे हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लो कि नहीं मैं तो मतलब मैं तो नहीं ना इतना करता, मैं तो बस कभी कभी जाकर ये कर लेता हूँ। देखो बीमारी जाती है तो उसको पूरी, एक एडिक्शन, एक बैड हैबिट पूरी तरीके से छोड़नी चाहिए। इस तरह नहीं कि नहीं मैं तो उस लेवल
ठीक है, मतलब दिमाग क्लींस करना है ना, तो पूरी तरीके से छोड़ दो। एक बार बताओ, अगर आपको डाइट ठीक करनी है और आप ये सोचो कि नहीं मैं बर्गर तो खाऊंगा, बस एक खा लूंगा बस दिन को और कुछ नहीं खाऊंगा, हो जाएगी आपकी डाइट अच्छी? तो क्या होता है ना, यू हैव टू शन बैड हैबिट्स ऑल टुगेदर, दिस इज हाउ इट विल डू। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस खराब जो देश का कल्चर हो चुका है ना, उसमें हम सबका कॉन्ट्रीब्यूशन भी एक्सट्रीम होना चाहिए, एक्सट्रीम। Why can't we become like this? Why can't we totally shun these bad habits? Can't we eradicate this cinema, this entertainment industry from our lives? जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मेहनत करके कोई काम बिल्कुल तोड़कर मेहनत करोगे ना तो नींद आएगी उसके बाद, या थोड़ा टहलाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि बहुत मेहनत करने के बाद एक फिल्म देख लेता हूँ एकदम सड़ी सी, जैसे कुछ भी, कोई जवान पठान कुछ भी, तो आपको लगता है कि आप एंटरटेन्ड हो रहे हो, यू आर बेसिकली डैमेजिंग योर ब्रेन, ट्रस्ट मी। अच्छा, ये वेब सीरीज का भी एक चल गया है, मैं इसमें बता दूं, मैंने इसमें कुछ रिसर्चेस भी पढ़ी थी। फिल्में फिर भी थोड़ी छोटी होती हैं, 1.5 घंटे में खत्म तो कर देते हैं। वेब सीरीज का जो कल्चर चालू हो गया है ना, कि अगर आप देखने बैठो एक साथ बिंज वॉचिंग, तो 20-20, 22-22 घंटे तक चलती हैं, और वो थोड़ी स्लो पेस्ड होती हैं, वो आपको ज्यादा इन्वॉल्व भी करती हैं। सी दैट इज डैमेजिंग यू इवन मोर, दैट इज डैमेजिंग यू अ लॉट। आप ना बहुत देर तक डेज में रहते हो, यू आर इन अ डेज आफ्टर वॉचिंग इट, एंड इफ यू फील कि इट हैज ऑल्सो लाइक गिवन यू सम गुड बेनिफिट्स, कि यार आपको कुछ पता चल गया इन्फॉर्मेशन, देन आई मस्ट से कि इट्स लाइक फाइंडिंग न्यूट्रिशन इन अ पैक ऑफ चिप्स, इट्स लाइक फाइंडिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम स्ट्रीट फूड। देखिए, एनर्जी तो आपको चिप्स का पैकेट भी दे देगा, लेकिन अगर आपको डैमेज और न्यूट्रिशन में कंपेयर करो, तो न्यूट्रिशन तो बहुत छोटा है ना। ऐसा ही फिल्मों और इन सब का है, आपको थोड़ा बहुत तो वो भी दे देगा कि चलो आपको कोई चीज पता चल जाएगी सीरीज देखकर, बट इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज यू आर टेकिंग अ लॉट मोर डैमेज, राइट। बहन जी की मैंने बात की थी, इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि बहन, अगर कोई आदमी वाकई में आपको बहन की तरीके से ट्रीट करने की हिम्मत करता है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि इसके अंदर वो भावना है कि वो बिना किसी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के सिर्फ आपको नर्चर करना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये भावना इतनी पवित्र है, लेकिन हमने इसको ये बना दिया कि बहन होगी तेरी, बहन होगी तेरी। ऐसा कल्चर बना दिया कि लड़का भी ये कहते हुए डरता है कि वो तुम्हें बहन की तरह मानता है, लड़की तो ऑफेंड ही हो जाती है कि मैं हॉट नहीं हूँ क्या कि मेरे को बहन जी बोला, मतलब बहन बोला जा रहा है। मैं बहुत ग्राउंड विजिट्स करती हूँ, मैं एक्टिविज्म भी करती हूँ। मेरा एक संस्था है जो पाकिस्तान से आए हुए जो रेफ्यूजीज होते हैं, जो हिंदू कम्युनिटीज जो वहाँ नहीं रह पाती हैं, उनको रिहेबिलिटेट करती है। हमने वहाँ बच्चियों को ट्रेन करके, बच्चों को भी आईआईटी में भी भेजा, आईआईटी में रोबोटिक्स फेस्ट में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3rd पेज पे छापा था, मतलब बता रही हूँ मैं, हमारे नाम के साथ। ये नर्चर की जो एक वो होती है ना, मतलब जब मैं ग्राउंड पे जाती हूँ, मुझे आज भी बहुत लोग मिलते हैं जो बस मुझे दीदी ही बोलते हैं, बहन ही बोलते हैं, और वो दे मीन इट, मीन करते हैं, तभी मैं देश भर में घूम पाती हूँ। देश का ऐसा नहीं कि सब कुछ ही कचरा हो चुका है, ऑब्वियसली बहुत सारा पार्ट अच्छा है। आप जानते हो, आपको बिल्कुल बिना किसी, आपसे कुछ नहीं चाहते, वो गांव के लोग होते हैं, आदिवासी टाइप के भी होते हैं, काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं, वो आपको कुछ भी नहीं आपसे चाहते, वो बस ये चाहते हैं कि आप हमारे गांव आए हो, आप सुरक्षित रहो। आपको भूख लगे तो हम खाना भी लेकर आ जाएंगे, आपको कहीं जाना है तो हम छोड़ भी आएंगे, आपको कुछ काम है तो आपके लिए कर भी देंगे। अगर ये लोग ना करें, एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम आर मेन, राइट, इफ अगर अगर पुरुष लोग ये सेंटिमेंट नहीं रखेंगे, तो मैं, मेरे जैसी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी ग्राउंड पर, क्योंकि अगर सारे ही लोग ऐसे टूट पड़ने के लिए रहेंगे तो नहीं कर पाऊंगी। बट आई एम वेरी प्राउड टू से कि कचरा है, एक जगह बहुत कचरा है, लेकिन इस देश में बहुत अच्छाई भी है। और अगेन माई आईज आर लाइक, यू नो, लाइक आई मे हैव टीयर्स इन माई आईज, क्योंकि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जिसमें एक ड्राइवर था, हम लोग एक ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे कि मैं भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि हम अचानक से ना क्या हुआ, थोड़ा अंधेरा हो गया, मतलब अनएक्सपेक्टेडली मुझे देर हो गया, ज़्यादा नहीं, 7 ही बज रहे थे। तो इसे, दीदी आपको दीदी बोला है, आपको बचा लेंगे चाहे खुद मर जाए। एंड सी, आई न्यू दैट ही मेंट इट, आई न्यू ही मेंट इट, क्योंकि यहाँ पर है ऐसा कल्चर। आप जाइए यहाँ पर गाँव कूचों में बहुत हेल्प करते हैं, इसीलिए इफ एनी men should also be like this, you know, there is a reason, you can have romance in your life and you can stick to one woman which you find, but apart from that there is no need to see romance in every girl you meet.
दैट इज डैमेजिंग, दैट इज परवर्जन। डू नॉट बी अ परवर्ट। और लड़कियों को भी मैं कहूँगी, आजकल तो इतना बुरा हाल हो गया है, आपका भी फेस्ट चल रहा है ना, इट्स अ फेस्ट राइट, इसमें भी डांसेस वगैरह हो रहे होंगे, मैंने तो आईआईटी के भी वीडियोस देखे हैं। अब वो पता नहीं कुछ भी गाने चल रहे हैं, समझ ही नहीं आया तो क्या, पता नहीं, आई डोंट इवन नो, ये सारे आइटम सॉन्ग्स नहीं होते हैं, इस पे लड़कियां नाचती रहती हैं। लड़कियों को मैं गलती नहीं ठहराती, क्योंकि ना गर्ल्स नीड प्रोटेक्शन, गर्ल्स नीड वैलिडेशन ऑल्सो, ओके। लेकिन ये लड़कियों को ये लगने लग गया है शायद कि हम ऐसे नहीं करेंगे और हमको कोई सीटी नहीं बनेगा या हमको कोई सेक्सुअली डिजायर नहीं करेगा तो हमें कुछ कमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देख रहे हो ना, आप लोग भी देखते हो ना कि आजकल फेस्ट में क्या क्या हो रहा है। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, बिकॉज आपकी उम्र कुछ है नहीं, आपका दिमाग अभी डेवलप होना हुआ है, दुनिया आपने देखी नहीं है, लेकिन आपको एक चीज बता दी गई है कि इफ यू मेक योर सेल्फ सेक्शुअली डिजायरेबल, so you have arrived, you have achieved your purpose of life. Is that the purpose of life? ये एक बहुत गंदा कल्चर आ गया। आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मेरी आपसे अपील है, यू मे क्रिटिसाइज एंड क्वेश्चन मी आफ्टर दिस, बट स्टॉप दिस कल्चर। नो गर्ल शुड demean herself this way कि she is like dancing without any skills and people are like hooting and clapping and whistling. This is not good. अच्छा, ये बॉलीवुड के गानों पे जो नाचना होता है ना, इसमें कोई स्किल नहीं होती। इट्स नॉट ब्रेक डांस, इट्स नॉट हिप हॉप, इट्स नॉट क्लासिकल, इट्स नथिंग। इट्स लाइक देखो मेरा शरीर देखो ऐसे से हिल सकता है, दिस इज वॉट इट इज राइट। और कौन सी स्किल है बॉलीवुड के गानों में? आजकल तो गाने के कोरियोग्राफी भी इस तरीके से होती है कि लड़कियां उस पर रील्स बना सकें और लड़के भी, राइट। उसको हुक स्टेप बोलते हैं ना, कि बनाएंगे ही ऐसा कि आप उसको देख देख के रील्स बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि उन्होंने समझ लिया है कि हमने इतने लोगों को पागल तो कर ही दिया है, अब इनका फ़ायदा उठा लो अपना प्रमोशन के लिए। पर हमको नहीं बनना है। मोटे मोटे यही थीम्स हैं, मैं और पे भी आती, लेकिन जैसे एक थीम कंसिस्टेंटली रहा है कि पाकिस्तान इज़ लाइक बहुत अच्छा देश है, पाकिस्तान में सब पाकिस्तान बढ़िया देश है, पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। ये तो पॉलिटिशियंस की वजह से हो गया पार्टीशन, जैसे कि कोई रिलीजियस प्रॉब्लम था ही नहीं, ये तो ऐसे ही दिखाते हैं ना। कुछ सालों से तो ऐसा हो गया इस इंडस्ट्री में, ओटीटी जब से आया है, क्योंकि फिल्मों में फिर भी एक चीज़ थी, वो थी क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेशन, सेंसरशिप। हालांकि वो भी एक लेवल पे बेकार हो चुकी थी, मैं बताती हूँ क्यों। सेंसरशिप की शुरुआत इस तरह हुई थी कि जब लोग हॉल में, पहले तो फिल्में सिर्फ हॉल में दिखाई जाती थी, हॉल में जाते हुए आपको चेक किया जाता था कि आप छोटे हो कि बड़े, फिर आपको इधर कर देते थे। जब से वीडियो पर फिल्में आनी शुरू हुई, यानी वीसीआर पर, मतलब इंटरनेट पर, तब से सेंसरशिप वैसे इररेलेवेंट हो गया, क्योंकि आप कोई फिजिकल टिकट तो चेक नहीं कर रहे हैं, मोबाइल पर आप कोई भी फिल्म देख सकते हो। आप छोटा बच्चा भी अगर ये लिख दे कि हाँ आई एम अबव 18, तो कोई भी फिल्म देख सकता है। इसका मतलब जब से हॉल से निकलकर वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर, आपके फोन पर, आपके टीवी पर जब आई फिल्में, तो सेंसरशिप तो इररेलेवेंट हो गई। अंडरस्टैंड? सर्टिफिकेशन तो इररेलेवेंट हो गई, क्योंकि जिस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है उसको तो बच्चा भी देख सकता है। ओटीटी जब से आया है तब से क्या हुआ है कि सरकार भी नहीं मैनेज कर पा रही। इट्स बिकम सच अ मॉन्स्टर कि सरकार मैनेज ही नहीं कर पा रही, क्योंकि सेंसरशिप उस पर लगा नहीं पा रहे, क्योंकि जितनी देर में उस पर सर्टिफिकेशन वगैरह देंगे, और दे भी दिया, तो अब आपके तो मोबाइल पे आ रही है ना, कैसे रोकोगे? अभी क्या है, जब से कोरोना आया है मोबाइल भी बच्चे बच्चे के पास हो गया, कि अब तो भाई आपके पास पढ़ने के लिए मोबाइल चाहिए। अब तो सारे स्मार्ट जो अच्छे स्कूल हैं उसमें भी मोबाइल आ गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर्टिफिकेशन इररेलेवेंट हो चुका है, सेंसरशिप इररेलेवेंट हो चुका है। लोग ओटीटी के ये शोज देख देखकर, जिसमें न्यूडिटी है, जिसमें गाली गलौच इतनी ज्यादा है, जैसे हमारे देश की बोली ही साला मतलब ऐसे गाली गलौच वाली हो गई है। तीसरा, गोरी लाइक वायलेंस, इतना वायलेंस, इतना ग्राफिकली दिखाते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा उसमें ना एक तरीके से गोर आ गया है। उसको बोलते हैं, एक वर्ड भी होता है उसके लिए, व्हिच आई एम फॉरगेटिंग, वॉयरिज्म। इसका मतलब ये कि अभी द ओनली वे वी कैन सेव आवरसेल्व्स एंड द सोसाइटी अराउंड अस इज सेल्फ अवेयरनेस, इज सेल्फ, मैं सेल्फ सेंसरशिप नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब हम गंदी चीज को परे रखते हैं तो हम सेंसर नहीं कर रहे हैं। इज आवर ओन इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे कितनी भी कंपनियां आपको ये कहने की कोशिश करें कि दिस पैकेट ऑफ चिप्स इज लाइक
द मोस्ट वेरी प्रोटीन रिच, पर आपको पता है कि इसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं बचा है, क्योंकि आलू में तो पहले ही ज़्यादा नहीं होता, फिर आप उसको फ्राई भी कर देते हो, फिर आप उसको प्रिजर्वेटिव्स भी डाल देते हो, फिर आप उसमें इतना सॉल्ट डाल देते हो, फिर उसमें सब कुछ, तो आपको ही पता है कि उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। इसी तरीके से कितना ही आपको बताया जाए, पर आपको पता है ना, सिमिलरली what you have to understand that this is not good for your health, this is not good for your mind, this is not even good for the society. किसी भी चीज को गेज करने का कि whether I should do it or not, एक सिंपल वे है, what if everyone starts doing it? ओके किसी भी चीज को गेज करने का तरीका राइट और रॉन्ग का ये है कि अगर मैं मेरे अलावा सभी करने लग जाएं तो क्या हाल होगा। जैसे कि मैंने तो एक पैकेट फेंक दिया सड़क पर और कुछ नहीं हुआ, क्या बिगड़ गया, ज्यादा क्यों बन रही है, फेक पैकेट तो है, लेकिन व्हाट इफ एवरीवन स्टार्ट थ्रोइंग इट, क्योंकि व्हाट अप्लाइज टू यू अप्लाइज टू एवरीवन, फिर क्या होगा, लिटर लिटर बैग, पूरा देश लिटर हो जाएगा, राइट। जो इसीलिए स्वच्छ भारत करना भी पड़ा। इसी तरीके से हर चीज को आपको ये सोचना चाहिए करने से पहले कि मैं तो कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, एक देख ही तो रहा हूँ यार, गाना गाना ही देख रहा हूँ, गाने को एंजॉय तो कर रहा हूँ, बट व्हाट इफ एवरीवन स्टार्ट्स डूइंग इट, व्हाट इफ योर ओन जीजा स्टार्ट्स डूइंग इट, व्हाट इफ योर ओन मामा डज इट। बचपन में मुझे मम्मी ने एक चीज ऐसी कही थी, जिस वजह से मुझे लगता है वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली जेम्स ऑफ बॉलीवुड चलाने की। वो आया थे गाना चुम्मा चुम्मा दे दे टाइप का ना, तो हम देख रहे थे, खुश हो रहे थे, तालियां बजाए थे, मम्मी ने कहा तुम्हारा पिताजी ऐसे करेंगे तो, and like what, damn, like I can't have my father do this, right? That was the time when that was the time I think I decided that I have to मतलब think of things in my from a personal angle कि what आपको लग रहा होगा कि ये हो रहा है, लेकिन आपके घर वाले करेंगे तो आपके ऊपर होगा तो, you understand, this is how we should actually start doing things also, analyzing, judging things, we should judge things this way, isn't it? सो फिलहाल मुझे यही बोलना है, बिकॉज आई विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, क्योंकि बहुत काम किया हुआ है, बहुत टॉपिक्स पर किया हुआ है, लेकिन क्योंकि आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इसमें बड़े बड़े नैरेटिव्स में नहीं जा रही, जैसे पाकिस्तान का नैरेटिव या पॉलिटिकल नैरेटिव या कम्युनल नैरेटिव। आई हैव लार्जली स्टक टू द नैरेटिव दैट इन्वॉल्व्स यू, राइट, जिसमें आप अपना डिसीजन मेकिंग ठीक कर सकते हो। सो आई विल से थैंक यू फॉर नाउ, if you have any questions. तो मेरा नाम सौरभ है और अभी मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हूँ। बेसिकली आपने बात की कि आप कुछ नेगेटिव में नहीं गए, पॉलिटिकल और कम्युनल और इन सारी चीजों में, पर मेरा सवाल शायद वही पे अटका हुआ था, क्योंकि मैं आपको काफी दिनों से फॉलो करता हूँ। थैंक यू। जेम्स ऑफ बॉलीवुड को मैं लगभग सेकेंड वीक से फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये कि जो अदर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम है, वो लेफ्ट को अगर मैं सीधे सीधे नहीं बोलूँ, वो अपने सिनेमैटिकली या विजुअली अपीलिंग चीजें बनाते हैं कि आप उस सबवर्जन में घुस जाते हो, उस नैरेटिव में चले जाते हो। पर यही बात मैं शायद दूसरी साइड के लिए नहीं कर सकता। मतलब ठीक है, अगर वो कोशिश भी करते हैं तो उतना ब्लैकेंट होता है, वो सटल नहीं रहते, तो उनको पता चल जाता है कि शायद ये एजेंडा है। वो ना हो अलग बात है, लेकिन हम कश्मीर फाइल्स के साथ भी देखते हैं, हम बाकी मूवीज के साथ भी देखते हैं कि कोशिश अच्छी होती है, लेकिन वो इतना ब्लैकेंट हो जाते हैं, उतने सटल तरीके से नहीं करते जितना लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट करते हैं। और क्योंकि आइडियोलॉजिकल सबवर्जन एक थ्योरी भी रही है काफी टाइम से कम्युनिज्म की, जिसमें उन्होंने आर्ट को यूज किया है और आपने इस पे काफी काम किया, तो आप बता सकते हो कि क्या दिक्कत आती है? Absolutely, thank you for asking me this, सौम्या, very good question. सौम्या, ये एक बहुत पुरानी दलील रही है, एक आर्गुमेंट रहा है कि आप ऐसी फिल्में क्यों नहीं, हमारी साइड ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाती, हमारे विचारधारा के लोग जो उनको टक्कर दे सकें, जो उनको क्वालिटी से हरा सकें। यही है ना आपका बेसिकली क्वेश्चन, राइट? कितने लोग ये सोचते हैं कि अगर इतना ही मतलब मेरे अंदर, हम लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट है इस करंट सिनेमा के अगेंस्ट, तो हम उनको काउंटर क्यों नहीं करते और अपनी टाइप की फिल्मों से? कितनों को लगता है कि ये आर्गुमेंट ठीक है? ओके, नाउ लेट मी आस्क यू वन थिंग अगेन, द चिप्स आर्गुमेंट। चिप्स का पैकेट है, उसमें आपको कचरा भेजा जा रहा है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जब तक आपको घर का खाना उस पैकेजिंग में नहीं मिलेगा आप नहीं खाएंगे, आप नहीं चूज करेंगे? मतलब टू रिजेक्ट जंक, डू यू नीड गुड थिंग्स टू बी पैकेज्ड एज जंक? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सी द थिंग इज, ये तो एक खेल हो गया
कि पहले इतने सालों में उन्होंने खड़ा किया, फिर हम और 70 साल लगाकर ऐसी फिल्में बनाएंगे, फिर दिमाग चेंज होगा। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो जंक है, वाई डू यू नीड टू काउंटर इट विद सिमिलर पैकेजिंग? क्या मैं जब तक आपको अच्छी बाजरा की रोटी उस पैकेट में, हरे पैकेट में, चमकीले पैकेट में नहीं दूंगी, तब तक नहीं खाओगे क्या? तो क्या होता है कि when you have to reject junk, reject is immediately. Do not wait for alternatives to be presented to you in this way. और मैं एक और बता देती हूँ, अधिक बड़े मूवमेंट्स, अच्छे मूवमेंट्स आपको सारे सिनेमा से नहीं मिले हैं। एक राम जन्मभूमि मूवमेंट था, बहुत सक्सेसफुल और मेरे भी हार्ट के करीब है। उसमें कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद थी वो अलग मैं बता सकती हूँ, मैंने बहुत एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग भी उस पर करी है। अयोध्या में मैं 1 महीने तक रुकी थी। वो फिल्मों से आई थी क्या? किसी ने कोई बहुत फिल्म बनाई थी क्या उसको आने के लिए? वो तो एक जन मूवमेंट थी ना, वो तो पब्लिक मूवमेंट थी ना, एक सेंटिमेंट से। तो क्यों आपको चाहिए एक सिनेमा? यू नो, वी ऑल हाइप सिनेमा। हम लोग ना बहुत हाइप करते हैं इस चीज को कि सिनेमा का इम्पैक्ट बहुत, मतलब ऐसा है कि जब तक अच्छी चीज हमको सिनेमा की फॉर्म में नहीं मिलेगी हम नहीं अडॉप्ट करेंगे। तो आप ये कह रहे हो कि जब तक आपको अच्छी चीज गानों बजाने के रूप में नहीं मिलेगी तब तक आप उसको अडॉप्ट नहीं करोगे? जब वापस लोगों को पता चला कि हम लोगों को जो गंदा वाला तेल, घी और ये सब परोसा जा रहा था 90s टू, मतलब उसमें, कि वो खराब था, क्या उसको फिर आपको, क्या सरकार ने बहुत एडवर्टीजमेंट निकाले थे उसके लिए? क्या फिल्में बनी थी? क्या गाने गाए गए थे? नहीं। एक अवेयरनेस का मूवमेंट चला था जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हुआ था, राइट? जो सॉलिड रिसर्च से भी बैक्ड था। तो मैं आज आपको बता रही हूं कि विद अ लिटिल बिट ऑफ रीडिंग यू वुड नो दैट यू डू नॉट नीड ऑल्टरनेट सिनेमा। ऑल्टरनेट सिनेमा इज फाइन, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट। जिसको जो करना है, जिसकी जो प्रवृत्ति है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे। लेकिन आप किसी का मुंह मत देखो कि जब तक वो नहीं बनाएगा जी हमारा कल्चर नहीं चल रहा। आप खुद कितना चेंज ला सकते हो? आपको पता है सौम्या, अगर आज आप ये डिसीजन ले लो कि मैं इस गानों पे अगर बजेंगे तो मैं शादी में ही नहीं जाऊंगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं तुम्हारी इवेंट में आऊं तो ये इसको, मतलब जब तक मैं हूं तब तक मत बजाना, वरना कोई बात नहीं, आप अपने घर में अपने घर। क्या आपको लगता है उससे चेंज नहीं आएगा? जैन्स होते हैं, एक जैन कम्युनिटी है जिन्होंने इतना मतलब कर रखा है कि उनके लिए अलग मेन्यू आपको हर जगह मिल जाएगा बिना प्याज गार्लिक का। स्टैंड ले रखा है ना कि नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, लेकिन पैसे वाले लोग हैं, उन्हें मना नहीं कर सकते। क्या होता है ना कि व्हाट वी अंडर वैल्यू, व्हाट वी डू नॉट रियलाइज इज द पावर ऑफ अवर ओन रिजॉल्व। आप आज रिजॉल्व ले लो कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, द वर्ल्ड विल स्टार्ट बेंडिंग अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप, एंड टू थिंग्स, one, take a resolve to remove junk from your life. Second, be big so that people take you seriously. सीधी सी बात है, if a person makes rises, like you know, अपने आप को वो a person of worth बना लेता है, high individual worth बना लेता है, फिर वो जो करेगा दुनिया उसके सामने करेगी। अगर वो ये डिसाइड कर ले कि वो जहां जाएगा वहां लाल रंग नहीं होना चाहिए, लोग वो भी चेंज कर लेंगे। क्यों नहीं करेंगे? Jains are a very good example of it. So please understand, first of all, you have to make yourself a high worth individual in the long run. Secondly, then उसके बाद आप जो रिजॉल्व करोगे लोग आपको मानेंगे कि वाह वाह, मतलब वो कर रहा है तो अच्छा ही होगा। ठीक है? सो बी लाइक दैट, डू नॉट वेट फॉर कि जब तक इंडस्ट्री में ऑल्टरनेट नहीं मिलेगा उसमें कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा चेतना आती है, लोग खुद रोल मॉडल्स बनते हैं, राइट? लोगों को खुद रोल मॉडल, जब ये आया था कि फेसबुक का जो फाउंडर है वो तो एक ही टाइप की टी शर्ट है उनके पास, सारी पहनता है, तो कितना बड़ा मैसेज लोगों में गया था कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा फैशन वैशन करने की ज़रूरत है। एक बार ऐसा पता चल जाए कि यार अमेरिका का वो जो एंटरप्रेन्योर है वो बस इसी तरीके से खाता है या पहनता है या बात करता है, तो इतनी तेजी से लोग उसको एमुलेट करने लगते हैं। मेक योर सेल्फ एस्पिरेशनल, ओके? पीपल आर वेरी एस्पिरेशनल। ह्यूमन नीड, जैसे मैंने कहा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नंबर 1 पे होता है। पीपल इवेंचुअली वांट टू बिकम बेटर, पीपल इवेंचुअली लुक टू समथिंग विच इज बेटर। मैं बस आपको यहां बैठकर ये बता रही हूं कि जिसको आप बेटर समझ रहे हो एंटरटेनमेंट को, वो बेटर है नहीं। और इसीलिए आज भी अगर आपसे कहा जाए कि कुछ महापुरुषों के नाम बताओ, तो भी आप लोग भी उन्हीं के ही नाम बताएंगे जो एक्चुअली हैं। आप हो सकता है छत्रपति शिवाजी का नाम ले लो, हो सकता है महाराणा प्रताप का नाम ले लो, हो सकता है यहाँ के किसी ऋषि का नाम ले लो। दरअसल आपके खुद के मन में पहला आंसर ये नहीं आता कि
मुझे एक्टर्स के नाम भी तो नहीं मालूम ना, न्यू एज, ऋतिक रोशन बोल देते हैं कि मुझे ये बनना है, या फिर शाहरुख खान या सैफ अली खान या सलमान खान, समझ रहे हो? इसका मतलब हम हमारे अंदर भी वो एक सात्विकता वो है कि हम इनको नहीं मानते हैं, जस्ट दैट कि जैसे भूल जाते हैं, हम बह जाते हैं, राइट? वी लूज द सेंस ऑफ गुड एंड बैड जब हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं। लेकिन अगर आप, इफ यू आर अ पर्सन ऑफ रिजॉल्व, यू विल नॉट फॉरगेट इट। इट्स लाइक दिस, इफ आई हैव क्विट शुगर फ्रॉम माई लाइफ एंड आई हैव क्विट इट, बहुत रिसेंटली हुआ है, मुझे दुख होता है कि मुझे भी ऐसा बताया गया था कि ये चीज़ें अच्छी होती हैं या चीज़ें तो ईटिंग आउट बड़ी बढ़िया चीज़ होती है। आई क्विट इट, इट्स बीन 1 month, लाइक आई हैव नॉट टच इवन वन थिंग, हटा दिया। तो अब मैं उसमें बह नहीं सकती, ठीक है? 1 महीने मैंने अपने अंदर ये देखा कि नाउ आई कैन नॉट गो बैक टू दैट बिकॉज नो बडी कैन फूल मी इन टू डूइंग इट बिकॉज द रिजॉल्व इज लाइक टू मच। सो हैव अ रिजॉल्व एंड मेक योर सेल्फ लाइक यू नो इम्पोर्टेंट। उसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि मतलब फिर आप भूखे नहीं रहोगे, लोग आपके लिए अरेंज कर देंगे जो भी आपको करना है। और बताइए। I am Shamilya from Bharti College. I am currently at the Political Science. Now, I agree with the fact that operational is winning. Sorry? Operationality is winning. Increasing in Bollywood and anti-Hinduism is prevailing in Bollywood. But there are movies like Article 15, Fame, Mujhal Saxena, which has caliber to bring some positive things, which can inspire you. So we really need to quit Bollywood or we really need to boycott Bollywood? वेरी गुड क्वेश्चन, हालांकि वो उसी का एक्सटेंशन है, मैं ब्रीफ में दूंगी। आपको इंस्पायर किया किसी फिल्म ने, ये थोड़ा ओवर हाइप्ड है। अपने आप को इतना छोटा मत बनाओ कि कोई फिक्शन आपको इंस्पायर ऐसे कर ले, क्योंकि वैसे भी जब कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसमें झूठ सच सब कुछ ही होता है, किसी की पूरी लाइफ नहीं दिखाई जाती। हमको तो, मैं तो इसलिए बेवकूफ़ बन गई थी बचपन में ही, ऐसे एक फिल्म आई थी कोई सुनील शेट्टी की, शायद धड़कन थी, उसमें वो धड़कन एक फिल्म आई थी, ठीक है, जब छोटे होते थे। तो उसमें मुझे ज़्यादा तो नहीं याद है, पर वो ऐसे बोल रहा है कि मैं चला, बहुत चला, फिर मैं 500 करोड़ का कोई कंपनी खड़ी कर ली। मुझे लगा ऐसे खड़ी हो जाती होगी ना कंपनी, मतलब चल के तो नहीं होती होगी, लेकिन यू अंडरस्टैंड, लाइक व्हाई आर यू फूलिंग अस? कंपनीज डू नॉट आर नॉट क्रिएटेड दिस वे, नोबडी। और ऐसा भी नहीं होता जैसे इसमें दिखाते थे फिल्मों में कि मतलब बॉडी भी तुरंत बन जाती थी लोगों की ना, मतलब मेहनत से कुछ भी तुरंत हो जाता है बिना कोई प्रोसीजर के। देखो, डू नॉट गेट फूल्ड। अगर तुम्हें कोई फिल्म भी दिखाई जा रही है, वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट से बहुत अलग होती है, पहली बात। उसमें ना बहुत कुछ ड्रामेटाइज, बहुत फिक्शनलाइज किया जाता है। रियल लाइफ इतनी, सॉरी बट इतनी फैंसी नहीं होती है, उसमें ना बहुत रियलिटीज होती हैं। सबसे बड़ी बात है, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है काम करने का, वो तो खत्म ही कर देते हैं। बस साइंटिस्ट को भी ऐसे दिखाते हैं फिल्मों में जैसे अचानक से कोई डिस्कवरी हो गई। अरे ऐसा अचानक से कुछ नहीं होता चिल्ड्रन, अचानक से कुछ नहीं होता। देयर इज अ सेइंग, इट टेक्स 10 years टू बिकम एन ओवरनाइट सेलिब्रिटी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जब बहुत मेहनत करते हो, देन सडनली देयर इज अ लाइक योर लक, मतलब लक हो सकता है आपको कोई बड़ी चीज मिल सकती है। लेट्स से आप किए जा रहे हो, सडनली आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप घर पे बैठे थे, अचानक से आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल्मों से इंस्पिरेशन लेना वैसे बंद कर दो, क्योंकि आपको जो दिखाया जाता है वो इतना भी सच्चा नहीं होता। आप तो जर्नलिज्म आप कर रहे हो, अभी आप फील्ड में जाओगे, लोगों से एक्चुअली उनकी असली कहानी पूछा करोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि सच्चाई इतनी भी फैंसी नहीं होती। हाँ, मतलब कोई, मतलब ओके, ये अचानक से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, अचानक से कोई बिजनेसमैन नहीं, अचानक से कोई 500 करोड़ की कंपनी नहीं बनाता, अचानक से कोई अचानक से कुछ नहीं होता, ठीक है? सो प्लीज व्हेन यू टेक इंस्पिरेशन आप लीजिए, असली लोगों से लीजिए। दरअसल आपको फिल्मों से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको रियल पर्सन से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। फिल्म ने दिखा दिया, लेकिन अगर फिल्म नहीं भी देखते और थोड़ा फिल्में ना देखकर रीडिंग करते होते तो भी आप उसका नाम सुन लेते, ठीक है? तो ओवरऑल प्लीज रीड मोर, वॉच फिल्म्स लेस। रीडिंग करते हुए बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। और फिल्में तो क्या है, फिल्में तो एक आधी दिखा रही है ना आपको इंस्पिरेशनल स्टोरी। रियल में तो आपको वो इंस्पिरेशनल स्टोरी मिलेगी जो आपकी प्रकृति के अनुकूल है। सी नॉट एवरीबडी, यू डोंट वांट टू एमुलेट एवरीवन, यू वांट, देयर इज समथिंग दैट स्ट्राइक्स इन यू कि मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये वाला जीवन चाहिए, राइट?
बट बेसिकली आपकी प्रकृति के अनुसार जो होगा आपको वो स्ट्राइक करेगा। इसीलिए कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग रियल थिंग्स। फिक्शन पढ़ोगे तो दिमाग खराब होगा, क्योंकि फिक्शन आपको झूठ बताएगा ना। फिक्शन आपको ये बता देगा कि चल चल के उसने वो सुनील शेट्टी ने कंपनी खड़ी कर ली, ऐसा कभी नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारा तो ये भी होता है कि आपको आना भी चाहिए, कौन से आप इंडस्ट्री में हो। मतलब असली बिजनेसेस को जो देखो, असली असली बिजनेसेस इतने फैंसी नहीं ना होते, बोरिंग होते हैं। किसी से पूरी कहानी सुनो, आपने बिजनेस कैसे खड़ा किया, तो आपको पता चलेगा कि देर इट हैड टू हैपन, इट हैड टू हैपन, क्योंकि वो प्रोसीजर से चल रहे थे। इट्स लाइक दिस कि इफ यू वर्कआउट, इफ यू आर टेकिंग द राइट डाइट, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग फिट, राइट? Nobody can stop you, I mean, unless there is an accident, of course. So nothing happens by chance. There are no, real stories are very procedural. They have a structure to them. They have an increasing incremental growth, right? मतलब ऐसा भी नहीं ना हो सकता कि कंपनी अचानक से 500 करोड़ हो गया तो कल जीरो पे थी, नहीं हो सकता ना। सो यू अंडरस्टैंड, प्लीज बी रियल, बी रियल, रियल दुनिया देखो, रियल बायोग्राफीज पढ़ो। और एक और बात, इफ यू वांट टू रियली हेल्प योरसेल्फ, तो जो ये बड़े लोगों ने अपनी बायोग्राफीज लिखी हुई है ना, उनको ही पढ़ लो। फिल्में क्यों देखनी है? और उनकी भी पढ़ोगे तो सोच लेना कि थोड़ा बहुत उसने भी छुपाया होगा, क्योंकि अपनी कोई लाइफ थोड़ा खोल के रख देगा पूरी। जस्ट दैट यू शुड नो कि आपकी जिंदगी ही बस आपकी अपनी है, बाकी सब आपको झूठ सच थोड़ा बताया जा रहा है। बी अ बेटर जज। लेकिन एटलीस्ट उनको तो पढ़ना शुरू करो ना, जो खुद ही अपने जीवन बड़े लोग बता रहे हैं, इनकी क्यों पढ़नी? और मतलब लास्टली एक इसी में एक्सटेंशन करूंगी, किसी भी रियल कैरेक्टर की स्टोरी दिखाते हैं, फिर एक बड़ी सुंदर सी लड़की, बड़ा एक सुंदर सा लड़का लेकर ये फिल्मों में बना देते हैं। सी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मतलब आपको ये भी बताया जा रहा है ना कि एक तरीके से आपको वो रियल कैरेक्टर को तो नहीं डालेंगे ना उसमें, तो वाई आर इट दे डूइंग दिस टू यू? मतलब वाई डू यू हैव टू, why do they have to change faces, why do they have to alter the reality, right? मेरे को तो ये भी पसंद नहीं है, इसीलिए पर्सनली मुझे कोई मेरिट नहीं लगता। इट्स लाइक अ पैकेट ऑफ चिप्स कि आप कह दोगे कि हाँ थोड़ा तो न्यूट्रिशन है, लेकिन ओवरऑल जंकी है। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं जेएनयू का छात्र हूँ। अगर मैं आपकी जो नैरेटिव सिनेमा की नैरेटिव है उसको सॉफ्ट पावर की ओर ले जाना चाहूँगा, जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। अगर हमारे बॉलीवुड को भी देखा जाए तो हमारे बॉलीवुड में कम इतिहास नहीं रचा है सॉफ्ट पावर के कंपेरिजन में। तो मैं अगर अफगानिस्तान का नाम ले लूँ या अरब का ले लूँ, अफगानिस्तान में अगर नाम लूँ तो सांस भी कभी बहुत थी, कितना चला है वो आप भी जानते हैं, रिसर्च किया होगा तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है। लेकिन हाँ ये डिबेटिंग है, क्योंकि मैं ब्रिक्स के लिए ब्रिक्स समर के लिए साउथ अफ्रीका गया था, तो वहाँ पर उन्होंने जैसे ही मैं बोला कि मैं इंडिया से हूँ, वो बोले अच्छा बॉलीवुड को जानते हो, तो दैट narrative and the narrative that is going on today, that is totally the changing happening. And then after they told me that I wear the cloth, the Indian cloth that is inspired me from the Bollywood. So that narrative, how you see that narrative would change in the coming years and in the future years. I want some perspective on that. I also want the perspective on the cloth as well. सच अ गुड क्वेश्चन कि अगर दुनिया इंडिया को बॉलीवुड से जान रही है तो इतना क्यों क्रिटिसाइज करना, बड़े खुश हो जाओ सारे बॉलीवुड से जान रही है। क्या होता है ना कि आपको देखना पड़ेगा कि हमारे देश का पतन कितना हो गया है। 1000 साल पहले अपना देश, आप पढ़िए उसकी इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी फंड, उसके आप गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा। 1000 years ago दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कंट्रीज में इंडिया थी। इंडिया एंड चाइना टुगेदर हैड 50% ऑफ कंट्रोल, 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। इट्स अ ट्रूथ। उससे भी पहले जाएं तो हमारे देश में यहाँ पे ऋषि रहे हैं, और ऋषि कोई अलग कोई वो स्पीशी नहीं है, मतलब लोग ही हैं। उनको हम ऋषि इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे हैव लाइक दे आर इवॉल्व्ड ह्यूमन बींग्स। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं हेल्थ में, जैसे जैसे मैथमेटिक्स में, स्पेस में, एस्ट्रोनॉमी में। अभी क्या हो गया ना, सारा कल्चर हटकर ये आ गया है कि अरे आप तो बॉलीवुड हो, आपका तो शाहरुख खान है जो ऐसे करता है, आप तो वो जिसमें वो मटक मटक के नाचने वाला वो वाला कल्चर है। तो क्या होता है ना कि हाँ है, चलो एक 140 करोड़ के देश में अगर हम यही है हमारे पास बताने के लिए कि हमारा ना एक इंडस्ट्री है जिसमें हम चुराए हुए गाने चुरा लेते हैं बाहर से, चुराए सब प्लेजराइज्ड है। आप में लिस्ट इतनी डाली हुई है, और बिना किसी स्किल के मटक मटक के कभी यहाँ पे हिप्स में मटका लिए, कभी चेस्ट मटका लिया, कभी कमर मटका ली, और जिसका कोई मीनिंग नहीं है लिरिक्स का। जो जो एक ही काम आते हैं कि छापरी लोग सड़क पे उनकी रील्स बना लेते हैं। अगर इसी से आपका देश जाना जा रहा है तो ये एक्चुअली सॉफ्ट पावर नहीं है।
अफगानिस्तान में मुझे भी पता है, मैं भी यहाँ रेफ्यूजी कॉलोनीज में गई थी, मैं परिवारों से मिली थी। मुझे ये भी पता चला कि वो बहुत सीरियस देखते थे, तो उनको हिंदी उर्दू बोलनी भी आ गई। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि ये एक बहुत ही सस्ता एक तरीके से वो है, मतलब इमेज। I mean, do we really want to be known as a country that has an industry which is highly plagiarized, mostly makes trash, has never won an Oscar? मतलब हार्डली, राइट। एंड हर फेस्टिवल से रिजेक्ट होती है, वो तो कॉन्टैक्ट्स नेटवर्किंग के थ्रू पहुंच जाती है थोड़ी बहुत, पर कोई कैलिबर का भी काम नहीं किया है। मतलब सबसे दुनिया में लोग सबसे ज्यादा हमारे पास, सबसे ज्यादा फिल्म हम बना रहे हैं, लेकिन किसी किसी कंपटीशन में हम किसी लाइन में ही नहीं है। ठीक है, यही है ना हम। मतलब जब बड़ी बड़ी फिल्मों के कंपटीशन होता है, उसमें तो हमारी कोई फिल्म ऊपर पहुंचती नहीं है, वो तो हम नॉमिनेट हम कर लेते हैं, और उसके बाद एक आध फिल्म तो इसलिए भी रिजेक्ट हो जाती है कि वो प्लेजराइज भी इतनी ज्यादा थी, जैसे बर्फी, राइट। और फिर हम कहते हैं यार क्या सॉफ्ट पावर है हमारी। शेम ऑन अस, इफ यू आस्क मी, इट्स अ मैटर ऑफ अ कलेक्टिव शेम फॉर ऑल ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ भारत, कि जो देश सिविलाइजेशनल इतना अच्छा बड़ा सिविलाइजेशन था एक टाइम पे, इसको वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम बताया जाता है, जिसकी लैंग्वेज वैदिक संस्कृत इतनी परफेक्ट है कि उसमें आज भी आप नए नए, मतलब एज एन उसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बोला जाता है, राइटली सो, जिसमें जिसमें बहुत काम हुआ है। इन सबको आज हमारे पास एक ही चीज है बताने के लिए, कि मतलब आप see it's again like I'm getting emotional because it's a very sad thing कि हमारे देश की यही रेपुटेशन बच गई है। कोई ये नहीं कह सकता कि 140 के देश में यार क्या तुम्हारे यहाँ मतलब क्या रिसर्च हो रही है, कोई ये नहीं कह सकता कि आपके यहाँ क्या चीजें बड़ी बड़ी बनाई जा रही हैं, या आप लोगों ने तो साफ कितना है आपका देश, गजब, या फिर आपके यहाँ तो मतलब सब कुछ प्योर कितना है, कहीं से भी कुछ भी उठाकर खा लो, किसी सब कुछ बड़ा प्योर मिलता है, या फिर आप लोग अतिथि देव भव ये वाकई में मानते हो, मतलब हम आते हैं तो मजा आ जाता है, इतना अच्छा देश है, ये तो कोई नहीं बोलता है ना। बस ये बोल देगा कि हाँ तुम्हारे यहाँ एक इंडस्ट्री है जिसमें नाचते हैं, हम भी कभी कभी यूट्यूब पे देख लेते हैं, यही है ना। देर इज नथिंग टू फील प्राउड अबाउट इट, ट्रस्ट मी, देर इज नथिंग टू फील प्राउड अबाउट इट। छोटे छोटे देश हैं दुनिया में, मतलब क्या क्या नहीं कर रहे वो लोग। आई मीन लुक एट जर्मनी, सच अ स्मॉल कंट्री, बड़ा सीरियस देश माना जाता है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हमारे देश के मतलब लोग भी वहाँ बहुत जाना चाहते हैं। हमारे देश में तो ब्रेन ड्रेन ही बहुत हो रहा है, सब लोग सोचते हैं कि बस उनका वीजा लगे बाहर चले जाए, यही है ना। जो गरीब है बेचारे बिहार यूपी के, वो आ रहे हैं शहरों में, कैसे भी यहाँ की गंदी हवा में रहते हैं, इतनी गंदी हवा हो रखी है इस वक्त दिल्ली की, पॉइजन। यहाँ पर बेचारे के पास वो है नहीं चारा, यहाँ पर आते हैं, फिर खाते क्या है, तो सड़क का बेचारे स्ट्रीट फूड खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन जीरो है, जिसमें मतलब पनीर भी आपको दिया जा रहा है तो वो सिंथेटिक पनीर है, दही सिंथेटिक है, मसाला खराब है, सब्जियां सड़ी हुई आपको घोल के खिला दिया है। ये हमारे देश का हाल है सच्ची। और जो अच्छा है वो यहाँ से जा रहा है, बहुत जगहों पे होड़ मची हुई है कि यहाँ नहीं रहना, जो इंटेलिजेंट है वो भी, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो भी। ये हमारे देश की सच्चाई है। अब इसको एक रैपर लगा दो कि जी हम तो जानते हैं तुमको, नॉट वर्थ इट। सच अ बिग कंट्री कैन बी नोन फॉर मच मोर। चाइना को तो नहीं कोई कहता कि यार तुम्हारे देश का तो कोई एक गाने बजाने वाला नहीं, चाइना का तो अलग ही सीन चल रहा है दुनिया में, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हाई एंड भी कर रहे हैं, लो एंड भी कर रहे हैं। हमारे दिवाली के दिए भी वही बना रहे हैं प्लास्टिक वाले, और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी भी वही बना रहे हैं। हम क्या हैं, हम नाच गाना कर रहे हैं। तो क्या हम ये देश बनना चाहते हैं कि जिसमें बॉलीवुड इतना ज्यादा है कि बस 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हम यही किए जा रहे हैं कि कभी कोई त्योहार होता है तो नाच गा लेते हैं, कोई फेस्टिवल आता है तो, कोई शादी आती है तो, बाकी रील्स बना लेते हैं, क्योंकि दुनिया कहती है कि जी बॉलीवुड है मतलब सॉफ्ट पावर है। इट्स नॉट सॉफ्ट पावर, सीरियसली इट्स नॉट सॉफ्ट पावर, रिजेक्टेड, इट्स अ मैटर ऑफ शेम। अगर आपसे कोई अगली बार कहे कि बॉलीवुड आपकी सॉफ्ट पावर है, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करना कि हमारा देश किस लेवल पर आ गया है, कि हमारे पास और कुछ नहीं बताने के लिए अपने देश के बारे में। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज डॉली। मैम मेरा क्वेश्चन है, सिनेमा को सोसाइटी का मिरर कहा जाता है, जो कि आज ऐसा लगा नहीं है, तो ये कैसे इस चीज को चेंज करेंगे, क्योंकि पब्लिक जो है वो मोटिवेशन और इंटरटेनमेंट का मीडियम एक सिनेमा को ही माना है, तो ऐसे क्या ऑल्टरनेटिव अपनाया जाए जिससे कि हम इससे दूर हटे। बच्चे इतने ट्रैप में चले गए सिनेमा के ट्रैप में, जो सडनली चेंज हो ही नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे इंडिया के लिए, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? 2 चीजें आपने कही, एक तो
सिनेमा सोसाइटी का मिरर है, दूसरा ऑल्टरनेटिव एंटरटेनमेंट का क्या करें हम, राइट? दो सवाल कि एक तो सिनेमा इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी, एंड फिर हम क्या करें एंटरटेनमेंट के नाम पे। पहला, सिनेमा इज नॉट द मिरर ऑफ सोसाइटी। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जब पार्टीशन हुआ था, जब उसकी असलियत ये थी कि वहाँ पे हिंदू लड़कियों का, हिंदू क्या सभी लड़कियों का, लेकिन चलो मैं हिंदू इसलिए बोल रही हूँ कि हमें रियलिटी मालूम है, वहां पर इतनी बुरी तरीके से उनको मारा गया था, लोगों ने अपनी अपनी बेटियां कुएं में खुद फेंक देते थे कि कभी उनके हाथों में ना पड़ जाएं, क्योंकि माले गनीमत की भी एक पूरी चलती है ना, पूरी एक सेंटिमेंट। उस वक्त ये दिखाया जाता है कि पठान तो उसको बिल्कुल पाल पोस के अपनी बेटी की तरह पाला उसने, और उसका धर्म भी नहीं बदला। तो क्या वो मिरर ऑफ सोसाइटी था? जब सत्यम शिवम सुंदरम टाइप की फिल्में आई थी, उसमें ये याद है कि वो क्या ब्लाउज पहना के उसको मतलब ऑलमोस्ट न्यूड वो चलती थी, तो क्या वो रियलिटी थी? क्या ऐसी हमारे यहाँ लड़कियां चलती हैं जो वो नाचती हैं हमारे आइटम सॉन्ग्स में लड़कियां? क्या आपको ऐसा देखो आजकल लड़कियां एप करने लग गई हैं, पर आपको आज भी सब लड़कियां, यहाँ पे इतनी लड़कियां बैठी हैं, क्या वैसे कपड़े पहनकर बैठी हुई हैं? क्या वो ये इस तरीके से? First of all, cinema is not the mirror of society. At every point of time, cinema has pushed the boundaries of what is acceptable. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने वो दिखाया जो होता है। अगर हो रहा होता तो राम जन्मभूमि मूवमेंट पे फिल्में बनाते और कहते कि कितना ज्यादा लोगों में आ गया, उल्टा उल्टा बना रहे थे, राम को एंटी हीरो बना रहे थे। सिनेमा हमेशा, आज हमको आज लगता है कि ओ 70s में लड़कियां कितनी अच्छी, मतलब गाने होते, नहीं 50s में तो मतलब क्या था, उस वक्त के जमाने में वो भी खराब था, ठीक है? तो क्या होता है कि आपको कई सालों के बाद लगने लगता है कि नहीं नहीं वो तो गोल्डन पीरियड था। कोई गोल्डन पीरियड नहीं था। गोल्डन पीरियड एक था शायद 1000 साल पहले, जिसने बहुत भारत की तारीफ हुई है। आई होप कि वो स्वर्णकाल दोबारा आए, इंडिविजुअल लेवल पे के प्रयास से आएगा, लेकिन सिनेमा मिरर ऑफ सोसाइटी नहीं है, जैसा मैंने कहा। अब आप ये कहो कि जी एक पूरी ओटीटी चला दो, उसमें बस गालियां ही गालियां दे जा रही, तो लोग भी तो देते हैं, तो वो भी दे रहा है, तो लोग, उनका एजेंडा है वही दिखाने का जो टिटिलेट करेगा आपको, और तो बहुत कुछ है जो नहीं दिखा रहे। क्या सच्चाई ये दिखा रहे हैं? अच्छा, ये वाली बहुत सारी सोसाइटी की सच्चाई है जो दिखा रहे हैं। मतलब मैं एग्जाम्पल अगर देने पे आऊंगी तो देते ही चले जाऊंगी, फ्रॉम टेररिज्म टू परवर्जन टू हाउ सिनेमा इटसेल्फ परपेचुएट्स रेप कल्चर, हाउ सिनेमा इटसेल्फ क्रिएट्स परवर्ट्स, हाउ सिनेमा इंस्पायर्स परवर्ट्स। लोग तो खुद ही कहते हैं कि हमने खून भी उसको देखकर किया था। वो संजय दत्त की फिल्म आई थी ना खलनायक, कितने सारे क्रिमिनल जाकर पुलिस को ये बताते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं कि हमको वो बल्लू बड़ा पसंद है, हम तो उसकी तरह बनना चाहते थे। क्या सिनेमा ने ये दिखाया कि इनको देख देख कर लोग क्राइम की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो ग्लोरीफाइड इतना हो चुके हैं? क्या सिनेमा ने ये दिखाया कि उनके गंदे गंदे चीजें देख देख कर लोग परवर्जन में आते हैं, फिर बसों में लड़कियों को छेड़ते हैं? नहीं दिखाया ना। तो सिनेमा इज नॉट द मिरर ऑफ सोसाइटी। सेकेंड, व्हाट इज एंटरटेनमेंट? मैं आपको तब से यही समझा रही हूं कि दिस नीड फॉर एंटरटेनमेंट इज वेरी हाइप्ड। ओके, इट्स वेरी हाइप्ड। ट्राई इंप्रूविंग योर ब्रेन। और सी अगेन, मैं नहीं कह रही कि मैं उस कल्चर में नहीं पढ़ी, मैं भी गलतियां करके ही वापस आई हूँ। मुझे अच्छा संगति मिल गई, मुझे अच्छे संस्कार मिल गए। एक टाइम पर ऐसे लोग मेरे से टकरा गए, मेरे अपने संस्कार रहे होंगे कि मैंने सब बुराइयां छोड़ते चले गई और मैं मतलब अब बढ़िया हो गया है सब। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई आवश्यकता नहीं है बहुत एंटरटेनमेंट की। अगर आपको ये, पहले क्या करते थे? अच्छा एक बात बताइए, जब फिल्में नहीं थी 70 साल पहले, 80 साल पहले तो वीडियो का ही आविष्कार हुआ है। उससे पहले क्या करते थे लोग एंटरटेनमेंट के लिए? क्या है ना कि ये आपको बता दिया गया है कि ये एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं था। लोग बहुत सारा समय अपने साथ भी बिताते थे, ठीक है? इसी तरीके से लोग जीते हैं आज भी आदिवासी एरियाज टाइप की जगहों में। मतलब अब आप ये कहोगे नहीं एंटरटेनमेंट डिप्राइव्ड लोग हैं बेचारे, इनको ना बस कहीं से फिल्म लाके ना यहाँ दिखा, सिनेमा हॉल खोल दो बस, इनका सब क्या बकवास है। तो एंटरटेनमेंट हाइप्ड है, और डेली का एंटरटेनमेंट तो इतना ज्यादा हो गया कि आप तो वैसे ही आजकल एंटरटेन हुए जा रहे हो। अगर आप फिल्में छोड़ भी दोगे ना तो भी आपका फोन में कोई व्हाट्सएप आता है, तो भी हो सकता है किसी से चैटिंग रिलेशनशिप में आ जाओ, वो भी एक तरीके से एंटरटेनमेंट हो जाता है। डोपामाइन हिट हो जाता है, कोई सोशल मीडिया पे आ जाते हो, वो भी आपको यही सब देता है। बल्कि मैं तो कहूंगी आप एक एंडलेसली डोपामाइन हिट साइकिल में हम सब फंस गए हैं, हम उसी से नहीं निकल पा रहे हैं। हमें तो और एंटरटेनमेंट चाहिए ही नहीं, हम ये तो करंट एंटरटेनमेंट साइकिल से ही नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? सुबह घर से निकलते हैं, होर्डिंग्स भी दिखते हैं, वो भी टिटिलेट करता है। उसके बाद फोन खोलोगे तो भी कुछ ना कुछ ऐसा ही मिलेगा।
बात करोगे तो भी गॉसिपिंग ही हो रही होगी, तो आप तो सुबह से शाम उसमें लिप्त हो। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको तो हटाना है अपनी जिंदगी से, कम 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 करते जाना है। और वो कम कैसे होगा? ये एक बॉडी माइंड कंट्रोल आपको धीरे धीरे करना होगा। मैं भी प्रयास कर रही हूँ, इट्स नॉट लाइक मैंने इस पर जीत पा ली है। आपको बार बार समझना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा अपने दिमाग से। जैसे आप फिर ये भी होगा एक टाइम पर कि अगर आपको कोई इंसान ऐसा दिख रहा है जो आपको लग रहा है कि गॉसिप कर रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपका सिस्टम खुद उसको रिजेक्ट करेगा, आप खुद अच्छाई ढूंढोगे। एक अपनी प्रवृत्ति भी होती है, आत्मा की प्रवृत्ति, बढ़ने की, बेटर होने की, प्योर की तरफ जाने की, उसको समझो, ठीक है? और वो तब समझोगे जब आप बड़ी चीजें रिजेक्ट करोगे। दरअसल जेम्स ऑफ बॉलीवुड अकेले मैं नहीं चलाती हूँ। संजीव नेवर एक IIT IIM के ग्रेजुएट हैं, IIT IIM, लाइक वी ऑल अग्री कि इट्स द बेस्ट इन इंडिया, राइट? और वो एक वैदिक स्कॉलर भी हैं। वो मतलब आप वो वेद का अध्ययन निरंतर करते हैं, संस्कृत सीख चुके हैं। वो मेरे गुरु भी हैं। उनसे ही मैं सीखती हूँ, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि एक इंसान ने अपने आप को इतना स्ट्रेच किया है कि इतने मतलब बढ़िया कॉलेज से पढ़कर भी कॉर्पोरेट लाइफ रिजेक्ट करके वो वेद और संस्कृत की तरफ आया है। उनसे भी मैंने बहुत ये सीखा है कि आपकी प्योरिटी के लिए रिजेक्शन ऑफ इम्प्योर लीड्स यू टू प्योरिटी। If you keep rejecting bad things, then you will basically turn to good. We all agree it, right? Instinctively आपको भी पता होगा ना कि अगर आप बुरी कंपनी छोड़ना शुरू कर दो, बुरी चीजें से अवॉइड करने लग जाओ, बुरे भोजन से अवॉइड करने लग जाओ, बुरे एंटरटेनमेंट से अवॉइड करने लग जाओ, धीरे धीरे you will basically come to the point where you are more in sync with yourself. इस बीच में आपको लोग ये जरूर कहेंगे कि भंजी हो, बोरिंग हो, लाइफ नहीं है कोई तुम्हारी। आसपास के लोग टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं ना। आप ये समझ लो कि पहली बात तो ये जो टॉन्ट और जाइब करने वाले लोग हैं ना, वो वैसे भी आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो ठीक की तरफ है। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग अप स्ट्रीट फूड इज गुड, वी ऑल नो इट। और अगर कोई ये कर रहा है कि कितना बोरिंग है, कैसा बड़ी सती सावित्री बन रही है, या बड़ी वो क्या, अगेन मुझे वर्ड्स नहीं आते, तो आपको इंस्टिंक्टिवली तो पता है ना कि आप ठीक कर रहे हो। अगर आपको कोई कह रहा है कि चल दारू पीते हैं और आप मना कर रहे हो, तो आपको कहेगा, तो आपको वो हंसी उड़ाते हैं ना आजकल तो लोग कि मतलब कैसा ही बन रहा है, चल क्यों नहीं चल रहा है। पर आपको अगर पता है कि वो खराब है तो आप रिजेक्ट कर दो। फिर आपको ये भी पता है कि जो लोग आपको फोर्स कर रहे हैं आपको उनको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। इवेंचुअली इवन इफ यू आर अलोन, इट्स ओके। क्या आप सिर्फ गंदगी इसलिए ले लोगे कि आप अकेले ना रह जाओ? अगर आपके संस्कार ठीक होंगे ना बच्चों, तो बड़े आगे जाकर आपको कोई अच्छे संस्कार वाले लोग भी मिल जाएंगे, याद रखना, ठीक है? गुडनेस अट्रैक्ट्स गुडनेस, प्योरिटी ऑल्सो अट्रैक्ट्स प्योरिटी दैट वेज। बट प्लीज बी प्रिपेयर्ड कि इवन इफ यू आर लेफ्ट अलोन, यू हैव टू रिजेक्ट द इम्प्योर, यू हैव टू रिजेक्ट ट्रैश। आप सिर्फ इसलिए अपने घर में कूड़ा नहीं इकट्ठा करोगे यार घर खाली पड़ा है, कर लोगे क्या? नहीं ना। इसीलिए बीइंग अलोन इज फाइन, but accumulating trash in your life is not fine, and nobody is going to tell you that. Your books will not tell you that. Even in a way your teachers will not tell you that, क्योंकि वो कोर्स कराने में पूरा साल निकल जाता है, तो वो क्या कराएंगे? Sadly your parents will also not tell you that, because आजकल क्या हो गया है ना कि पेरेंट्स इस जनरेशन के, जो आपकी है जनरेशन, उसमें ना बहुत ज़्यादा सांसारिक हो चुके हैं। क्या करोगे, CTC कितना होगा तुम्हारा, तुम्हारी शादी कैसे परिवार में होगी, ये सब में पड़ गए हैं। अब इनकी गलती नहीं है, हम सब बहुत सालों से ट्रैश ले रहे हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि इट्स योर लाइफ, योर ब्रेन, योर नीड टू बिकम प्योर। रिजेक्ट ट्रैश एट इंडिविजुअल लेवल, टेक अ रिजॉल्व, एंड देन इंस्पायर अदर्स एज वेल। आप इंस्पायर करोगे तो आप ही के जैसे लोग और बन जाएंगे। एक शराब ना पीने की वजह से दूसरा इंसान शराब छोड़ देता है, अच्छी बात है, और एक पीने लगता है तो और लोग भी पीने लगता है, खराब बात है। लेकिन रिजेक्ट करो उसका कोई, और साइंटिफिकली देखो ना, दुनिया भर में सारी साइंटिफिक स्टडीज अवेलेबल हैं, अध्ययन करो, खुद पता चल जाएगा। अच्छा, वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द वेस्ट ऑल्सो इज, उन्होंने वो बेचें आपको कुछ भी, वो बेच तो आपको कुछ भी लेंगे, आपको मतलब ट्रैश बेच देंगे कि ये देख लो, ये खा लो, ये पहन लो। लेकिन दे ऑल्सो, देयर यूनिवर्सिटीज डू अ लॉट ऑफ वर्क इन ऑब्जेक्टिवली एनालाइजिंग व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट। जैसे मैंने कहा, मास्लोज नीड ऑफ हायरार्की में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द टॉप, सेक्स इज द लोएस्ट,
तो दे डू दैट सॉर्ट ऑफ वर्क ऑल्सो, जस्ट दैट कि हम लोग अपने दिमाग को स्ट्रेच नहीं करना चाहते, तो हम बस इजी पीजी चीजों में चले जाते हैं, हाँ बस ये देख लो, यही बात है और कुछ खास है नहीं।